नमस्कार, एनएल इंटरव्यूज में आपका स्वागत है। एक और नई एक बड़ी खास किताब के साथ हम इस इंटरव्यू में आपके सामने आए हैं। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई हैं। स्वागत है सर आपका न्यूज लॉन्ड्री एनएल इंटरव्यूज में। इस किताब जिसका आज हम जिक्र करेंगे बड़े विस्तार से, क्योंकि ये अमूमन तमाम हिंदुस्तानियों की एक केंद्र में रही है, ये परिवार रहा है, ये राजघराना, सिंधिया राजघराने के ऊपर लिखी ये किताब है जिसका नाम है द हाउस ऑफ सिंधियाज। तो ये किताब है जिसको रशीद किदवई, जो कि हमारे समय के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उन्होंने काफी अच्छे तरीके से, काफी विस्तार से सिंधिया राजघराने का पूरा इतिहास और वर्तमान सारी चीजों को अतीत के साथ जोड़ते हुए, और ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो हमारे आसपास घटित हुई हैं राजनीति में, उनको एक पर्सपेक्टिव में रखा है इन्होंने। और भी बहुत सारी रशीद साहब की किताबें आप लोगों ने पढ़ी हैं, जिनमें नेता अभिनेता है, सोनिया जी के ऊपर लिखी एक किताब है 24 अकबर रोड है। तो उन तमाम किताबों के सीरीज में ये एक और बढ़िया किताब उनकी तरफ से आई है। तो आज हम इस किताब के बारे में, इसमें तमाम जो कैरेक्टर्स हैं, तमाम जो घटनाएं हैं, उनका जिक्र है। तो हम चाहेंगे कि ये किताब लोग पढ़ें भी, लेकिन बिना उस किताब के का जो जो इंटरेस्ट है, जो उसकी उसकी दिलचस्पी है, उसको बनाए रखते हुए उसको स्पॉइल नहीं करेंगे पूरी चीजें, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या है ऐसी चीजें। तो जो सिंधिया राजघराना है, इस किताब से बहुत सारी चीजें हमें भी जानने को मिली। 1731 में जाके इस राजघराने की एक, कहें कि आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई। और हालांकि उस समय जो इनकी इनकी राजधानी थी वो उज्जैन में थी जब शुरुआत हुई बतौर राजघराने की। और उस समय राणोजी राव ने इसकी नींव रखी, इस घराने की। बाद में फिर 1754 में जाकर ऐसी स्थिति हुई कि जब उन्होंने अपनी राजधानी को ग्वालियर में शिफ्ट किया, और वहां पर फिर सारी चीजें बढ़ने लगी आगे, और आज तक वो एक सिंधिया परिवार का फिर एक गढ़ बनकर हमारे सामने आया। तो लगभग 300 सालों का हमारे सामने सिंधिया राजघराने का एक इतिहास है, जिसमें जो ये पूरी किताब हमें उस यात्रा से, उस सफर से लेके गुजरती है। तो ये शुरुआत जो हुई थी वो पेशवा बालाजी बाजीराव प्रथम के साथ हुई थी। आपने बड़ी दिलचस्प एक कहानी वहां से शुरू की है, और वो कहानी ये है कि किस तरह से वो पेशवा लौटते हैं रात में अपने कहीं से, और वो देखते हैं कि राणोजी राव जो है वो उनके जूते को अपने सीने से लगाकर सो रहे हैं। तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, खतरे जिस तरह के थे, उन खतरों को भी दिखाता है कि किस तरह से लोगों के खिलाफ साजिशें होती थी, और किस तरह के खतरों से निपटने के लिए क्या क्या उपाय होते थे। तो राणोजी राव, जो कि सिंधिया घराने के सबसे पहले महाराज थे, उन्होंने उस पेशवा के जूते को अपने सीने से लगाकर सोते हुए देखा, और इस चीज ने पूरी इस घटना को अंजाम दिया। वहां से उसकी बुनियाद पड़ी कि अब वो उनसे इतने प्रभावित हुए, उनकी जो लॉयल्टी थी, जो उनकी स्वामी भक्ति थी, उससे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनको एक रियासत देने का फैसला किया। थोड़ा सा वो कहानी बताया, और उससे फिर बात क्या बनती है, क्योंकि उस कहानी से जुड़ के कई और बातें आई हैं, तो जिनका अगर रशीद साहब हमें बताएं तो थोड़ा बात को शुरू करने में। शुक्रिया अतुल। पहली बात तो मैं आपका और न्यूज लॉन्ड्री का बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यह मौका दिया, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर भी आपसे एक दो बार न्यूज लॉन्ड्री में चर्चा हुई। तो एक न्यूज लॉन्ड्री बहुत अलग किस्म का प्लेटफॉर्म है, यहाँ बेबाक तरीके से बात होती है और बात करने का समय मिलता है। और मैं आपका वो भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी किताब पढ़ी और किताब के बारे में आपने कई अच्छी अच्छी बातें भी कही। मैं पाठकों से भी, मेरा यही सुनने वाले जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे यही निवेदन होगा कि किताब पढ़ के उसको देखें कि मेरी कोशिश कितनी कामयाब रही है। जो आपने अतुल जो सवाल पूछा वो सवाल बड़ा दिलचस्प है। और देखिए कि कब किस काम का कब लाभ होता है। तो मतलब 300 साल पहले की भी हम बात कर रहे हैं, 1731 की, और आज उसका भी सिंधिया परिवार को कहीं ना कहीं से एक लाभ मिल रहा है। और अधिकांश जो राजे महाराजे रजवाड़े हैं वो अपने आप को बड़ा एक ही बताते हैं, जैसे पूरी उसके पीछे एक डिवाइन राइट थ्योरी है कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ है।
और उनको दुनिया में शासन करने का हक मिला हुआ है, या लोग अपने आप को चंद्रमुखी और सूर्यमुखी इस तरह से लोगों को बताते हैं, उनके वंशज बताते हैं। और यहाँ पर एक ऐसा परिवार है जो किसानी करता था, जिसके पास जमीन नहीं थी, जिसको कुछ भी नहीं, बहुत ही साधारण से, जिस पेशवा के आप प्रसंग का जिक्र कर रहे हैं, पेशवा उनको नाम से पहचानते भी नहीं थे। और जब वो आए रात के समय, जो पुरानी जो किताबों में या इनके परिवार के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने देखा कि कोई शख्स सो रहा है और वो ऐसे अपने जूते को अपने हृदय से दबाए हुए है। तो कहते तो ये है कि पेशवा ने मतलब लात मार के जगाया और बोला कि मेरे जूते कहाँ हैं। उस जमाने में एक चलन था कि उसमें जहर दे दिया था, जूते में जहर डाल दिया जाता था, सांप बिच्छू छोटा सा डाल दिया जाता था, ताकि वहीं पर आदमी जो है खत्म हो जाए। तो इसको समझते हुए उन्होंने उसको, उनको नींद आ रही थी तो अपने हृदय से लगा के रखा। और ये बात जब पेशवा को पता चली तो उन्हें ये बात बहुत पसंद आई। उन्होंने उसको अंगरक्षक बनाया। अंगरक्षक थोड़ा सा जो एक पहले जो थे, जो बिल्कुल अननोन एंटिटी थे, उससे वो आगे बढ़ गए और उसके बाद उन्होंने कई अपनी उस तरह की मिलिट्री कैंपेन्स में ले गए। और धीरे धीरे, जैसा आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया, कि उनको फिर उज्जैन में एक पूरा का पूरा राज्य स्थापित करने का मौका मिल गया। देखिए अतुल, होता क्या है कि बात वहां की हो रही थी कि साधारण पृष्ठभूमि में परिवार है, और आज जब क्योंकि मैंने किताब को सिलसिलेवार दिए तो माधवराव सिंधिया, जो अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता, वो भी जो थे, उन्होंने कई बार ऐसी कोशिश करी कि अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि वो पिछड़े हैं। मतलब कांग्रेस में लोग उनको इतना पसंद नहीं करते थे इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि मैं सिंधिया नहीं हूं, मैं तो शिंदे हूं। तो अंग्रेजों ने शिंदे को सिंधिया कर दिया। और दरअसल मेरा ये बहुत ही इस तरह का बैकग्राउंड है। तो ये चीज जब मुझे उस समय उनके मुंह से मैंने पूरा किस्सा सुना था तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था, और मुझे लगा था कि ये कभी अगर इसको किताब के रूप में पेश करूं तो लोगों को अच्छा लगेगा। और आज भी जो, चाहे वो राजस्थान की राजनीति हो, जहाँ वसुंधरा राजे सिंधिया हो, मध्य प्रदेश की जहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया और यशोधरा राजे सिंधिया हो, इनको कहीं ना कहीं इसका अब ये लाभ लेने के, बनाने के चक्कर में, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं राजनीति में फॉरवर्ड बैकवर्ड, कोई अपने आप को चाय वाला कह के प्रभावित करने की कोशिश करता है। तो एक ये उनको एक यूएसपी हो गया, जो उस जमाने का बड़ा 300 साल पहले का जो बड़ा कठिन दौर था, आज वो बड़ा उसका सुखद एहसास हो रहा है। तो उसका एक राजनीतिक लाभ भी हो रहा है। तो आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही रशीद भाई कि यहाँ पर जो हमारे यहाँ सामाजिक जो पृष्ठभूमि होती है वो बहुत मायने रखती है, और आज से 300 साल पहले तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती थी। मसलन आप ये देखिए कि इन्होंने कहा कि हम पिछड़े थे या हम ओबीसी हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो राजे रजवाड़ों की परंपरा है उसमें ज्यादातर क्षत्रिय हैं। जी। कुछ यहाँ पर ब्राह्मणों के शासन भी हुए, मसलन पेशवा का शासन हुआ, कुछ और छोटे मोटी जागीरें देखें हम तो वहां ब्राह्मणों के भी वो हैं। लेकिन एक ओबीसी बतौर राजा के तौर पर एक्सेप्टेंस होना, तो ये एक तरह की सामाजिक जो नॉर्म्स थे उनको भी तोड़ने वाली बात थी। तो लोगों ने, क्योंकि लोग अल्टीमेटली राजा के तौर पर स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, उन्होंने एक ऐसे आदमी को, ऐसी पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि वाले आदमी को कैसे स्वीकार किया? उसमें किसी तरह का अंतर्द्वंद या किसी तरह की चीज आपके सामने आई कि जब उससे इन लोगों को, क्योंकि मैं कह दूं या माधवराव सिंधिया कह दे मैं पिछड़ा हूं, वो एक अलग बात है, लोग उसको किस एक्सेप्ट करेंगे उस रूप में, वो एक अलग बात है। तो क्या वहां से इस तरह की कभी चीज आई आम लोगों के बीच में, उस एक्सेप्टेंस को लेकर, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर? देखिए आम लोगों के बीच में तो इतना आपको नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो तलवार का जोर से जो होता है शासक होता है, और वो उसके पास कितना दमखम है। लेकिन सिंधिया परिवार के, मतलब आज जो हम अभी राजनीति की बात कर रहे थे देश की, इससे बहुत पहले भी उन्होंने अपने इस पिछड़ेपन का बार बार जिक्र किया और उसका एक तरीके से उस समय में लाभ पाने की कोशिश करी। जैसे इस किताब में आपने देखा हो, मैंने जिक्र किया है कि जो महाजी महाराज थे जिन्होंने बहुत इसका साम्राज्य बढ़ाया। जैसे अगर हम मुगल साम्राज्य की बात करें तो जहाँ जो बादशाह अकबर का जो कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने मुगल सल्तनत को बहुत बढ़ाया, उसी तरह से महाजी महाराज ने बहुत सिंधिया साम्राज्य को बहुत बढ़ाया। और वो एक वक्त तो, क्योंकि मुगल बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे, तो उन्होंने मुगलों को भी सहारा दिया। और जो बाहर से जो आते थे अब्दाली वगैरह का हमले में, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा मुगल साम्राज्य की मदद की, दिल्ली की मदद करी। और मुगल साम्राज्य ने उनको अपना वाइस रेजेंट, मतलब अपना नंबर 2, अपना पूरी, उनको जो जमाने में जो बड़े बड़े टाइटल दिए जाते हैं, टाइटल बड़े लंबे हैं, मतलब
13 लाइन के अलीजा और बहुत से उसमें अरबी फारसी के शब्द इस्तेमाल हुए, वो तमाम इनको वो सारे टाइटल मुगल बादशाहों ने दिए। लेकिन उसके बाद भी ये जब ये पेशवा के दरबार में महाजी महाराज जाते हैं, फिर वो जूते को डब्बे में रख के ले जाते हैं और वो दरबार में पूरा बड़ा ड्रामेटिक एंट्री करते हैं और वो कहते हैं कि देखिए मैं आपका सेवा खाया। उस जमाने में स्थिति बदल चुकी थी। उस जमाने में पेशवा जो थे उनको वो उसके ऊपर आश्रित थे, मराठों के ऊपर, वो खासतौर से सिंधिया परिवार के ऊपर। वहीं जाकर के वो दरबार में पूरा री इनेक्ट करते हैं, जैसा मैंने तो उस जमाने में भी हम आपके जूते उठाते थे, आज भी हम आपके जूते उठाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए शासक वर्ग को एक करने का, उनका काम करने का या सोच का एक तरीका होता है कि मतलब कभी झुक के दब के, लेकिन अपने फायदा उठाए। शायद वो अगर दिल्ली तक पहुंच जाते, वो अच्छा होता कि उनमें एक रेड लेटर डे हो जाता कि लेकिन हो सकता है कि वो उनका जो साम्राज्य है वो अब तक खत्म हो गया होता, बड़े बड़े लोग खत्म हो गए और ये लोग पनपते थे। तो इनको अपनी मतलब एक तरीके से जमीन से जुड़े होने का या किसानी करने का या जो इनकी रूट्स थी उससे इनको फायदा रहा। और ये आज भी अपने आप को देखिए, अतुल जी से पहले आप दूसरा सवाल पूछे, मैं छोटा सा जिक्र करना, 500 से ज्यादा हम जानते हैं कि रजवाड़े थे जब 1947 में, और उसमें बहुत अच्छे भी थे, बहुत जैसे निजाम का बहुत बड़ा, निजाम हैदराबाद का बहुत बड़ा साम्राज्य था, अवध का था, मैसूर का था, बड़ौदा का था, होलकर का था, लेकिन कोई सियासी तौर पे पनप नहीं पाया। छोटे मोटे लोग आ गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह की फैमिली आ गई, पटियाला घराने के, अब ये कैप्टन अमरिंदर सिंह आ गए, इस तरह से दर्जनों है राजनीति में। लेकिन जिस खूबी से और जिस मतलब पकड़ से मैंने इस किताब में जिक्र किया, क्योंकि मुझे एक राजनीतिक संवाददाता के एतबार से मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि सिंधिया परिवार जो है वो चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, उसमें नेहरू गांधी परिवार से ज्यादा समय में रही है आजादी के बाद। तो ये बड़ा दिलचस्प तथ्य है। लोग तो नेहरू गांधी परिवार को समझते हैं कि ये जब से आजादी के बाद से अपने जो भारत में जो है यही सब सत्ता का लूट रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा सिंधिया परिवार का है। बिल्कुल ठीक बात। यहाँ पर मैं अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको एक जानकारी, मतलब जिसका जिक्र रशीद साहब कर रहे हैं कि सिंधिया परिवार ने जिस तरह से अपने को लगातार समय समय पर जिसको कहते हैं पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग किया, अपने को लगातार स्थितियों के हिसाब से ढालना, और फिर उसमें जिसको सर्वाइवल भी कहिए, कि सर्वाइवल की जो जो कला है, ऐसे तीन बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण मौके हैं जिनको आप लोगों को जानना चाहिए कि किस तरह से एक समय ऐसा था जब सिंधिया का राजघराना अंग्रेजों के खिलाफ मुगलों के साथ एक गठबंधन की कोशिश कर रहा था। एक समय ऐसा था जब वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था मराठों के साथ, और फिर एक समय ऐसा आया जब देश आजाद हो गया और अब देश में राजे रजवाड़े खत्म हो गए, उसके बाद भी उन्होंने अपने को प्रासंगिक, अपने को इम्पोर्टेंट, अपनी इंपॉर्टेंस को बनाए रखा। तो ये जो चीज है, लगातार उस जो क्षमता का जिस जिस मैनेवरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, या जो उसको सिंधिया राज परिवार, जो राजघराना है, जो परिवार है, उसने लगातार उस क्षमता का प्रदर्शन किया है। आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक और सवाल जान लेना चाहता हूं यहीं पर आपसे रशीद भाई, कि जो शुरुआत है वहां पर एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है बाबा मंसूर शाह का, जो कि एक सूफी संत थे, और जिनमें पूरे जो गद्दी है सिंधिया की, उसकी इतनी घनघोर आस्था है कि वहां पर एक तरह से ताजिए, जो मुहर्रम के ताजिए निकालने का काम भी ये राजघराना, इसके जो गद्दी नशीं होते थे वो लोग करते थे। और एक सही मायनों में जो सेकुलरिज्म था, उसको वहां पर वास्तव में उसको प्रैक्टिस किया जाता था। और वो बाबा मंसूर शाह के साथ जो अटैचमेंट था, उसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बताएं, क्योंकि आज जो हम चीज देख रहे हैं वो एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो बाबा मंसूर शाह का जो उनकी आस्था जुड़ी थी, वो कहाँ कैसे बनी, और कैसे फिर आज हम एक दूसरे स्थिति में आए जहां पर वो नजर नहीं आता। जी, ये बड़ा एक दिलचस्प पहलू रहा है सिंधिया परिवार के इतिहास का, क्योंकि वो जो बाबा मंसूर शाह थे, उनको ऐसा लगा कि उन्हें उनसे वरदान मिला है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की न सिर्फ मतलब एक जिसे हम कहते हैं फिजिकल सुरक्षा होगी, बल्कि राजपाट में भी कोई कमी भी है। एक तरह से उनको वरदान मिला। और सिंधिया परिवार ने जो
बाबा मंसूर शाह का, वो लेकर के उन्होंने यहाँ आकर के ग्वालियर में पूरे तरीके से उसको स्थापित किया। वहाँ जो उर्स शुरू होता है, वह सिंधिया परिवार का जो भी, चाहे वो माधवराव सिंधिया हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, अभी भी वो जाते हैं सबसे आगे जाकर के एक तरीके से हाजिरी लगाते हैं। और सिंधिया परिवार जिसका आपने जिक्र किया कि सेकुलरिज्म में उनकी बड़ी आस्था, और ये मुझे बड़ा दिलचस्प लगा कि एक जमाने में जो माधव महाराज थे, जो माधवराव सिंधिया के मतलब दादा थे, वो उन्होंने दूसरी शादी करी कुछ कुछ कारणों से, और वो शादी जो थी वो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मुहर्रम का महीना चल रहा था, और तभी महाराजा को एहसास हुआ कि ये शादी मुहर्रम में हो रही है। तो जिसमें अच्छा मान आप ये जानिए कि ग्वालियर में 6% से कम मुसलमान जनता थी, और वो तो राजशाही की शासक थे, उनके ऊपर। और उस जमाने में जो शादी ब्याह होता था तो पूरा चिरागा होता था, रोशनी होती थी, खाने होते थे, पूरा सेलिब्रेशन होता था, मतलब प्रजा के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होता था कि वो घर में बैठ जाए। तो महाराजा स्वेच्छा से 100-150 किलोमीटर दूर जाकर के, गांव में जाकर के कुछ शादी रचाते हैं, सिर्फ इस कारण से कि मुसलमानों का, क्योंकि मुहर्रम का महीना है, दिल न दुखे। इस तरह की जो अतुल जी, इस तरह का उदाहरण हमें आज, मतलब जो हम सेकुलर कंट्री में जिसकी हम बात करते हैं, या सेकुलर समाज में, ऐसे नहीं मिलते। बड़ी दिलचस्प बात मुझे नजर आई कि सिंधिया परिवार उमूमन प्रो ब्रिटिश रहा, एंटी ब्रिटिश रहा, ये तमाम उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो उसकी जो सेकुलरिज्म के प्रति जो आस्था थी राजा होने के बावजूद, वो बड़ी एक तरीके से मतलब कंसिस्टेंट थी, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। और वो बदलाव तब आता है जब 47-48 का समय शुरू होता है। और ये एक बड़ा मतलब मेरे ख्याल से मेरी किताब में इसका जिक्र है, लेकिन आगे भी जो हमारे सुनने वाले शोध का विषय है कि ऐसा बदलाव कैसे हो गया, जिन लोगों का बल्कि बड़ा खुला जहन था, जब उनके ऊपर कोई मतलब दबाव नहीं था, चाहे वो जनमानस का, चाहे वोट की राजनीति का, या किसी किस्म का, तब वो बहुत ही मतलब बड़े हृदय के लोग थे। और उसके बाद जब लोकतंत्र में आए, जहां उन्हें वोटों की जरूरत आई, तब उनकी जो थी चेहरा चाल सब बदल गया। बिल्कुल। और ये इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बल्कि जहां से शुरुआत हुई थी सिंधिया घराने से, कि वहां पर उनके पास सेकुलर न रहने के विकल्प ज्यादा थे, क्योंकि जिन पेशवा ने उनको स्थापित किया था वो एक तरह से हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की कल्पना में यकीन रखते थे। जिन मुगलों के खिलाफ वो लड़े शुरुआत में, वो उनके से एकदम विपरीत थे। तब सेकुलरिज्म को अडॉप्ट करना, वो मतलब मैं सेकुलरिज्म आज हम उसको कह रहे हैं, उस समय के जो थे, कि जिसको आप कहते हैं कि टॉलरेंस, या आपस में एक दूसरे को के साथ को एग्जिस्टेंस वाली जो भावना जी थी, जी जी, वो सभी धर्मों का बहुत सम्मान दिलचस्प। करना। जी जी जी, तो वो बड़ी दिलचस्प है। मैं 1857 पर आना चाह रहा हूँ, और एक और जिक्र किया, मैं नाम के मामले में थोड़ा सा कमजोर हूं, मैं कंफ्यूज कर जाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के नाम एक ही जैसे हैं। तो इसका भी जिक्र आया है कि एक बार ताजिया जल गया, और महाराज वहां के उस समय उन्होंने कहा कि ये ताजिया नहीं जला है, मेरा दिल जल रहा है। तो वो ताजिया नहीं उठने की, इस किताब में उसका भी जिक्र है। तो इतना ज्यादा उनका लगाव था उस समय सेकुलरिज्म को लेकर। 1857 को लेकर आज, उस समय जो जो रुख रहा, रवैया रहा, उसको लेकर मैं जजमेंटल नहीं होना चाहता, कोई इस तरह की बात नहीं। फिर भी बहुत सारी चीजें दस्तावेजों में हैं, बहुत सारे शोध और बहुत सारे तथ्य उपलब्ध हैं, जिसको लेकर जो 1857 का विरोध था, विद्रोह था अंग्रेजों के खिलाफ, जो शुरू हुआ था, म्यूटिनी, उस दौरान सिंधिया राजघराने का जो व्यवहार रहा, वो उसको बहुत संदेह और बहुत ही इस तरह से देखा गया कि उन्होंने उसमें एकदम से ऐसा नकारात्मक रवैया अपनाया। खासकर झांसी की रानी जो मामला था, उसमें सिंधिया राजघराने की जो भूमिका थी, क्या कहें हम उसको, कि वो सिंधिया राजघराने के पूरे अपने जो यात्रा है उसमें एक शर्मिंदगी का चैप्टर है। जी, अतुल, अगर आप देखें तो बड़ा उस जमाने में, जैसे पहले हमने उसका जिक्र किया, महाजी महाराज के समय जो महाजी थे वो पूरा निजाम के साथ में, मुगलों के साथ मिलके, फ्रेंच की मदद लेकर के अंग्रेजों के खिलाफ एक फ्रंट बनाना चाह रहे थे, फ्रंट खुलना। उनकी अकस्मात निधन हो गया, तो उससे वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद जो दूसरे आते हैं, जयाजी राव सिंधिया, वो बहुत ज्यादा अंग्रेज परस्त हो जाते हैं। और अंग्रेज परस्ती का उनका आलम ये रहता है कि जब 1857 में उनके खुद के सैनिक जो हैं, तो स्वेच्छा से रानी लक्ष्मीबाई के, क्योंकि इलाका पास पास का था, मिला हुआ इलाका था, मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करने देते, और वो सब राजपाट छोड़ के वो आगरे चले जाते हैं, एक तरह से तटस्थ हो जाते हैं। और उनकी सेना जो है
आधी से ज्यादा सेना जो है वो अंग्रेजों के साथ लड़ रही होती है। रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे उनका दमन करने में सक्रिय होती है, और कुछ लोग बागी होकर बगावत करके रानी लक्ष्मीबाई के साथ हो जाते हैं। अंग्रेज बहादुर का आप देखिए अप्रोच, बड़ी दिलचस्प चीजें हैं कि वो उन्होंने तो सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया, लेकिन अंग्रेज बहादुर जो है उनको 20 साल बाद, जो उनका मिलिट्री कंटोनमेंट है ग्वालियर में, मुरार का जो इलाका, उनको 20 साल बाद सौंपता है। उसके बाद भी उनको ऊपर संदेह रखता है, मतलब जो उनके बहुत ही ज्यादा जिनके लिए उन्होंने अपनी मतलब एक तरीके से जान दे दी, साम्राज्य लगा दिया, उसके बावजूद अंग्रेज जो है उनको अगर हथियार देते हैं, मतलब बंदूकें देते हैं, तो कारतूस नहीं देते हैं, कारतूस देते हैं तो बंदूकें नहीं देते हैं। और ये पूरा माधव महाराज ने अपनी पूरी दरबार पॉलिसी में लिखित रूप से उसका पूरा वर्णन किया है। तो ये चीजें देखिए अंग्रेजों का भी बताती हैं, और हमारे देश में जब लोग कभी कभी सोचते हैं कि चंद हजार अंग्रेज आए और उन्होंने इतने बड़े देश को कैसे कब्जा कर लिया, तो देखिए जो वो होते थे ना, जैसे आज भी हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस पे अगर हम कब्जा कर लें तो सारा काम बहुत आसान हो जाता है, चंद हाथों में चीजें आ जाती हैं। वही उस समय हुआ कि अवाम तो अंग्रेजों के खिलाफ थे, लेकिन शासक वर्ग जो था, जो भारतीय था मूल रूप से, फौज और साधन सब भारतीय थे, लेकिन वो अंग्रेजों के साथ हो गए। और उसका एक और अतुल इसमें बड़ा दिलचस्प चीज आया कि इनकी क्यों अंग्रेजों पे इतनी डिपेंडेंस आई। तो सब ये होता है कि आप जानते हैं कि तमाम राजे महाराजों में, खासतौर से सिंधिया, कुछ संपत्ति थी, इतनी दौलत थी कि उस दौलत का अंदाजा नहीं था। उस जमाने में भी चोर डाकुओं से या अंदर घर के मतलब जो भेदी होते हैं उनसे डर होता था, तो खजाना छुपाया जाता था, उसका एक बीजक होता था, एक कोड होता था, और वो कोड जो है वो एक बादशाह से दूसरे बादशाह को वो बता दिया जाता है। वो इस तरीके की मतलब आपके लिए नक्शा होता था या स्क्रिप्ट होती थी कि जिससे पता चल जाए कि खजाना कहाँ छुपा है, वो बीजक गायब हो जाता है। और बड़ी उसी दौर की बात है, और अंग्रेज बहादुर वहां उनकी मदद करते हैं। उस जमाने में मतलब 6 करोड़ से ज्यादा सोने के सिक्के, मतलब आज आप उसको बताएं तो, मैंने किसी इकोनॉमिस्ट से पूछा था तो उसने मोटे मोटे तौर पर अंदाजा लगाया कि साहब आज का 20,000 करोड़ रुपया होगा। तो 20,000 करोड़ रुपया जो है अंग्रेज बहादुर की वजह से उन्हें मिल जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए बाद में जो ये अभी हमारे जो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पीढ़ी है, इनके जो दादा, उनका नाम क्या रखा जाता है, जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव जॉर्ज सिंधिया। जॉर्ज कौन थे? जॉर्ज पंजुम, जॉर्ज द फिफ्थ, उसके नाम के ऊपर। तो मतलब अंग्रेज परस्ती या मौका परस्ती, आप जो भी कहें इसको, वो एक रचा बसा नजर आता है। 1800। और ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी है। मैं देखिए अतुल, मैंने आप किताब में गौर किया होगा, मैंने उसमें बहुत मैंने साक्षी भाव से चीजें एनालाइज करने की, लिखने की बिल्कुल। कोशिश की है, बजाय कि जजमेंटल करके। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है जो जो आप जिक्र कर रहे हैं कि जो 1857 के बाद का पूरा दौर है वो अंग्रेज परस्ती का दौर है। और ये थोड़ा सा अगर उस पर और बता पाए आप, क्योंकि वो बहुत मजेदार है कि नाम तक सिंधिया घराने में जॉर्ज और मेरी के नाम पे रखे जाने लगे अगर, तो वो क्या समय था और कितनी अंग्रेज परस्ती का दौर था। जिसके अभी अब कहने को ये है कि भाई जिसके पास बचाने को ज्यादा है वो और उस तरह के तरीके अपनाता है, और जो वहां पे जिससे खतरे होते हैं, जो राजा होता है उससे मेल मिलाप बना के रखता है। वो ये भी तर्क आज दिया जा सकता है। लेकिन जो नाम वाली बात है कि जॉर्ज पंचम जो ब्रिटेन के राजा थे, उनके नाम पर सिंधिया राजघराने में नाम रखे गए। थोड़ा सा अगर वो और बता पाए मजेदार दिलचस्प किस्से उनके यहाँ। जी, तो देखिए वो वही मैं कह रहा हूँ, उसमें माहौल ना सिर्फ मतलब भाषा, और ये सब बहुत एक उसका पूरा एक आर्थिक दृष्टिकोण भी था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो भारत की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहते थे और उससे अपना फायदा उठाना चाहते थे और अपने लोगों को वहां आबाद करना चाहते थे। तो जब सिंधिया परिवार अभी भी आप अगर, तो इंग्लैंड में इनकी काफी मतलब उस तरीके के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, और ये वहां पर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा, तो मतलब समुद्री जहाज से जाते थे, और वो मतलब उस जमाने में भी करोड़ों रुपए वहां के ऊपर खर्च होते थे। और वहां का पूरा चाहे घोड़ों का मामला हो, हथियार का मामला हो, तो अंग्रेजों ने बहुत ही लिमिटेड एक तरीके से भारतीय शासक वर्ग का दिमाग को जो था गुलाम कर दिया था। और इसीलिए वो अपने बच्चों का ये सब, मैंने उस किताब में बड़ा तफसील से मतलब विस्तार से जिक्र किया है कि जैसे माधवराव सिंधिया की जो वो थी, जो उन्होंने उनको बचपन में, जो हम जिसे आया कहते हैं, नैनी कहते हैं, वो सारी की सारी अंग्रेज होती थी, और वो तमाम अंग्रेज तहजीब सिखाती थी बचपन से ही छोटे बच्चों को।
और उससे क्या होता था कि वो बच्चे को भी कभी मतलब उसमें हिंदुस्तानीपन नहीं आ पाता था। तो ये भी उसी एक मतलब कड़ी का दौर होता था कि उसको जबान से और देखने में तो हिंदुस्तानी लगे, लेकिन वो अपने टेस्ट में, अपने खान पान में, अपने रहन सहन में, अपनी सोच में उसको वही अंग्रेज परस्ती शामिल रहे। और इसी का जो है अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा फायदा उठाया। देखो अतुल जी, देखिए किस्से बहुत है, लेकिन मैं ये चाहूंगा और कि लोग इसको पढ़ें, तो पढ़ के वो मेरे ख्याल से ज्यादा इंजॉय करेंगे। तो इसीलिए ये इस किताब में जो बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो पड़ाव हैं, मैं उनका ही जिक्र चूंकि करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि पढ़ने में जो और उससे जुड़ी चीजें हैं और उसके जो अगल बगल के कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है कि किस परिस्थिति में क्या हुआ। अब हम थोड़ा 1947 के आसपास आते हैं, जब देश की आजादी का समय है और राज्य रजवाड़ों में एक अलग तरह की चिंता है कि अपने को बनाए रखने की अब क्या होगा। बहुत सारे राजे रजवाड़े उसमें उस वक्त में ऐसे थे जो इस सोच के लोग थे कि एक भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग एक ऐसा कोई अपना बनाया जाए, इंडिपेंडेंट, इन दोनों से ऑटोनोमस स्टेट की भी कल्पना कर रहे थे। उस मौके पर एक बार फिर से सिंधिया राजघराने ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उन्होंने अपनी तरफ से एक तरह से पहल करते हुए भारत का हिस्सा बनने की, भारत के साथ मिलने की एक पहल की। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इसने छोटे मोटे तमाम बहुत सारी रियासतों के मन से भ्रम को दूर किया और लोगों को एक तरह से इंस्पायर किया कि भारत के साथ जाना चाहिए। तो ये जो घटना थी, ये जो वाकया था, इसके बारे में थोड़ा सा बताया, क्योंकि वो एक बहुत जटिल टाइम है और मतलब भारत अभी कोई भारत बना नहीं है। तब इस एक चीज ने सिंधिया राज परिवार ने जो इस एक कदम ने एक बहुत बड़ी मुसीबत को, संकट जो बन सकता था उसको एक तरह से कम करने में अपना रोल निभाया। जी अतुल, देखिए उसमें उस समय का जो अगर हम भारत का मानचित्र देखें तो दो तरह के भारत थे। एक तो जो ब्रिटिश इंडिया, जहां अंग्रेज बहादुर का सीधा राजपाट था और काम चला रहे थे, और दूसरा था बहुत ज्यादा जो प्रिंसली स्टेट। तो उनकी एक काउंसिल ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थी, जिसमें मैंने बोला कि 554-55 उसके सदस्य थे, और वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक था। वो अतुल, सुनने वालों की जानकारी के लिए, वो सांप्रदायिक नहीं था, उसमें हर समुदाय के लोग थे, और सबकी एक ये था कि हम इसमें कितने अच्छी तरीके से बार्गेन कर लें। उसमें नवाब भोपाल भी थे, उसमें कश्मीर के जो महाराजा थे वो भी थे, तमाम लोग उसमें शामिल थे। और उसमें से कई लोगों की एक ऐसी सोच थी कि भारत सरकार से, जो नई सरकार आने वाली थी हुकूमत, उससे एक बार्गेन करें और उससे थोड़ा उसे दिक्कत में डालें और थोड़ा उससे जितने से ज्यादा लाभ ले जा सके वो लिए। लेकिन उसमें भी एकदम से, और इसका भी मैं फिर कहूंगा कि शोध का विषय है, इसमें और ज्यादा बातें होनी चाहिए कि क्या अंग्रेजों का क्या रोल था, दूसरी जो हम दक्षिणपंथी सोच के लोग हैं उनका क्या रोल है। क्योंकि न सिर्फ जीवाजी राव जॉर्ज सिंधिया ने सबसे पहले पहल करी, और वो भारत में जो नया देश का जो स्वरूप बन रहा था उसमें शामिल हुए। और अगर उन्होंने 7 करोड़ रुपए सरकारी राजकोष से दिए, तो 17 करोड़ अपनी संपत्ति से दिए, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से। ये बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय। और वो जो था उन्होंने उसमें विलय में कुछ दिल्ली से तैयार हो गया, और सरदार पटेल और वीपी मेनन, ये जिनकी भी हम बात करें, वो सारा काम उन्होंने आसान कर दिया। सरकार ने उन्हें फट से राज्य प्रमुख बना दिया, जो आज की भाषा में हम जिसे गवर्नर कहते हैं। तो 56 तक वो जीवाजी राव सिंधिया गवर्नर रहे। गवर्नर का काम इस तरह का नहीं, वो तो बम्बई में रहते थे, पुणे में रहते थे, घूमने फिरने के शौकीन थे। और उसके बाद एक और बड़ी दिलचस्प घटना हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि कहने को बहुत कुछ है, समय कम है। 51-52 का और समय है, आप बताएं। हाँ, 51-52 का पहले लोकसभा का चुनाव होता है, और उस चुनाव में हिंदू महासभा जो थी वो ग्वालियर में उस जमाने में 2 सीटें होती थी, वो दोनों सीटों से जीत गई। और इस क्षेत्र से उसने 5, जो मध्य भारत जिसे हम कहते हैं, 5-6 सीटें मिल गई। और नेहरू जो उस जमाने में बड़े एक तरीके से लोकप्रिय नेता थे, जिसे आज हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, इंदिरा गांधी की, हो सकता है जवाहरलाल नेहरू आजाद हिंदुस्तान के कम से कम पहले चुनाव में इन सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता थे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास था कि ये अगर मतलब हिंदूवादी सोच जो है वो लोकतंत्र में आई तो इससे समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। उन्होंने फौरन जो था जीवाजी राव को तलब किया, दिल्ली बुलाया, और जीवाजी राव सिंधिया समझ गए, भाग गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। खुद नहीं गए, अपनी पत्नी जो
विजयराजे सिंधिया, जो बाद में राजमाता सिंधिया के नाम से जानी गई, उनको दिल्ली भेज देते हैं और जवाहरलाल नेहरू सीधे पूछते हैं कि क्यों महाराज नहीं आए, और फिर कहते हैं कि आप 57 का चुनाव आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़िए। और राजमाता का भी मैंने काफी पूरा एक अध्याय लिखा है। राजमाता की काफी दक्षिणपंथी सोच थी, वो महात्मा गांधी को कुछ खास नहीं समझती थी। उन्हें लगता था कि देश की आजादी में शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस या जवाहरलाल नेहरू या मोहनदास करमचंद गांधी से ज्यादा योगदान है। उस सोच का व्यक्ति जो है वो 57 और 62 दो चुनाव जो है कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में लड़ी और जीती। तो ये एक नेहरू का भी बताता है। और फिर जो आपने शुरू में बात कही थी कि इनका मतलब इनकी राजनीतिक मतलब आप उसको कार्यकुशलता कह सकते हैं, व्यवहारिक वो कह सकते हैं, या एक अपॉर्चुनिज्म कह सकते हैं कि ये मन में कुछ था और करे कुछ की। ये मतलब 2 बार चुनाव में राजमाता लड़ गई कांग्रेस के टिकट से, उन्हें कोई उसमें दिक्कत नहीं हुई कि उनकी मौलिक सोच दूसरी है और यहाँ उनकी राजनीतिक सोच की बिल्कुल अलग पार्टी के साथ वो संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं हुई। ठीक बात। तो ये जो पूरा दौर है आजादी की, ये सिंधिया राजघराने के लिए से लिहाज से 2-3 बड़ी चीजें हुई हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं हम। मैं एक एक कर इन तीनों चीजों में थोड़ा सा जाऊंगा, क्योंकि किताब बहुत विस्तार से इन बातों को बताती है ये किताब। मसलन एक तो ये कि जो मंसूर शाह, बाबा मंसूर शाह का के सेकुलरिज्म की जो परंपरा परिवार राजघराने से जुड़ी थी, सिंधिया राजघराने से, वो यहाँ तक आते आते लगभग खत्म हो चुकी है। और ग्वालियर का इलाका, ग्वालियर का राजघराना एक कट्टर हिंदुत्व के गढ़ के रूप में इमर्ज करता है। जैसा कि अभी रशीद भाई ने आपने भी बताया कि वहां से 52 में पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ आजाद भारत का, वहां से उस समय 2 लोकसभा की सीटें हिंदू महासभा के लोगों ने जीत ली। तो ये तभी संभव था जब राजघराने का झुकाव किसी तरफ हुई, बिना उस समय उसके सहमति या उसके इशारे के चीजों वहां पर चीजें राजनीतिक रूप से हिलती नहीं थी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण घटना इसके इर्द गिर्द हुई गांधी जी की हत्या, और उस हत्या में इस्तेमाल हुआ जो आलाए कत्ल था, जो अपराध में इस्तेमाल हुआ जो हथियार था, उस हथियार के तार ग्वालियर से जुड़े। एक सिंधिया परिवार जो घराने की जो सेना थी, उसके एक सैनिक का वो हथियार था। और उसके बाद उस हथियार के से जुड़ी बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं मिलती। उसकी जांच क्यों नहीं की गई, नहीं हुई, वो अलग चीज है, लेकिन वो वहां से हथियार आया, गुड से वहां गया, वहां से वो हथियार लाया। तो वो कौन से संपर्क थे, किन संपर्कों के जरिए, उसके जरिए, रिश्तों के जरिए ये सारी चीजें अरेंज हुई, कौन लोग कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इतना एक वो सोफिस्टिकेटेड वेपन था, वो देसी हथियार जैसा नहीं था। उसको पाना एक तरह से उस दौर में थोड़ा मुश्किल काम था। तो जिसको आसानी से उपलब्ध करवाया गया वो ग्वालियर में हुआ। और तीसरा जो हिस्सा है वो ये कि आजादी के आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, जो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर, उसके साथ बड़ा कोल्ड, बहुत ही एक तलखी वाला रिश्ता शुरू से दिखा। उसमें उसको किसी तरह से भाव नहीं, बल्कि उससे एक दूरी बनाकर रखी गई। जीवाजी राव ने भी वहां पर फैसला तो कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने लिए एक तटस्थ भूमिका चुनी। उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने से अपने को दूर रखा। नेहरू जी ने काफी कोशिशें की, जैसा ये किताब हमें बताती है कि नेहरू जी ने लगातार, क्योंकि उनको एहसास था कि ये जो हो रहा है ग्वालियर के आसपास, ये ठीक नहीं है, या जो चीजें जिस तरह से आकार ले रही हैं आगे जाके ये मुसीबत बन सकती। उन्होंने अपनी तरफ से हर वो कोशिश की कि किसी तरह से इनको अपने साथ लाया जाए, अपने साथ। उन्होंने तो इलेक्शन, जहां तक मैं किताब में पढ़कर मुझे जानकारी हुई कि उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव का प्रचार भी मैं करूंगा। देश का प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने काफी लंबा अनुभव उनका हो गया था, जेलों में रह के जीवन पक चुका था प्रधानमंत्री बनते बनते तक, उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए चुनाव लड़ूंगा, प्रचार करूंगा, सब कुछ करूंगा। इसके बाद भी एक बेमन से एंट्री करते हैं, और खुद जीवाजी राव नहीं आते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी को आगे किया इस मामले में। तो सबसे पहले मैं वो कि ये क्या आपने किताब के आसपास इसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश की कि ये कट्टरपंथी झुकाव विजयाराजे सिंधिया का और उनके पति के समय में क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ इसके सूत्र आपके पकड़ में आए? जी, ये अतुल बड़ा संवेदनशील मामला भी है और उसके साथ बहुत ही
दिलचस्प है और बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से एक स्तर के ऊपर बहुत ही सीरियस मामला भी है कि आजादी के समय और उससे पहले ही, जैसा हम जानते हैं कि जिस तरीके का देश में एक वातावरण बना था और उसमें ग्वालियर में इस तरह का कट्टरपंथी सोच जो थी वो मतलब फूली फली। और ये बात तो हम नहीं कह सकते कि उसमें सिंधिया राज परिवार का क्या रोल था, लेकिन गांधी जी की जो हत्या हुई और उस हत्या की जो भी उस जमाने में जांच हुई, तो जिसे हम कहते हैं निडल ऑफ सस्पिशन, मतलब एक हल्का सा पॉइंटर जो है उस तरफ दिखाता है। जिस पिस्तौल का आपने जिक्र किया, इटली की बनी हुई पिस्तौल थी, इथोपिया से आई थी। कई महत्वपूर्ण लोग उस पिस्तौल के शिकार हुए। पिस्तौल फिर गायब भी हो जाती है हत्या के बाद में। जो सबसे बड़ा हम लोग जो क्राइम में जानते हैं कि मतलब जो वेपन जो होता है उसकी बड़ा महत्व होता है। और वो एडीसी, मतलब जो महाराज के एडीसी हैं, उनके पास वो आखिरी बार विधिवत रूप से पिस्तौल पाई जाती है। और उसके बाद वो एडीसी का बयान ये होता है कि उन्होंने उसको वो खुले बाजार में बेच दी थी। अब बाजार में आप जानते हैं उस जमाने का, आप स्मरण करें कि कोई ट्रेन से आता है, वहां रहता है और वो पिस्तौल उसे दस्तयाब हो जाती है। खासतौर से मैं जानबूझ के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इसमें जो उसमें कमीशन भी बने, इंक्वायरी भी हुई गांधी हत्याकांड की, लेकिन किसी में उसको उस तरीके से तस्दीक से, साफगोई से तमाम तथ्यों को पेश नहीं किया गया। तो उससे मुझे लगता है कि सिंधिया राजघराना जो था वो एक तरीके से दबाव में भी था। डर डर का भी माहौल था। जिस तरीके से वो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मान के 57 का चुनाव लड़ा, मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक संवाददाता होने के नाते कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना भी वो जो एक संदेह और शंका का जो वो था वातावरण था, उसको दूर करने की कोशिश की। लेकिन ये बात सही है, देखिए बहुत साल बाद अभी भी गोडसे का मंदिर कहाँ बनता है? ग्वालियर झांसी में। जी, तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमें लोग बताते थे जब हम पढ़ते थे कि इतिहास अपने आप को दोहराता है या इतिहास की कोई भी चीज को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है अतुल, यहाँ पर हमें बहुत से इसमें पॉइंटर मिलते हैं कि आज वो, मैं राजनीतिक चश्मे से बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कट्टर सोच जो है फिर वही सर उभर के आती है कि जिसको लेके मतलब आदमी का मतलब एक तरीके से उसकी कल्पना नहीं कर सकता, वो कांप जाए और झिझक जाए कि गांधी के हत्यारे को हम लोग सामाजिक मतलब स्वीकृति मिले और वो कानून और उसके दायरे से बच निकले और उसका मतलब मंदिर जैसी पवित्र जगह का निर्माण हो। और मैं राजनीतिक, फिर वही कह रहा हूँ, राजनीतिक चश्मे से नहीं कह रहा हूँ, कि समाज के लोग उसको उनका खून ना खोले, बुरा ना माने। ये तमाम चीजें दर्शाती है कि ये सोच जो है कहीं ना कहीं पनप रही थी। नेहरू को उसको अंदाजा रहा, लेकिन नेहरू के बाद जो कांग्रेस के जो नेता रहे उनको इस बात का अंदाजा नहीं रहा। और आज जो जो सोच और उसकी जो एक हम कहते हैं बड़ी पकड़ उसको मिली है, सफलता के रूप में भी दिख रही जी है हाँ वो। जी हाँ, उसकी तमाम तार जो है कहीं ना कहीं इधर उधर जुड़ते हैं। पर ये राजनीतिक ना होते हुए भी, चूंकि आप भी राजनीतिक संवाददाता रहे हैं और हम लोगों ने भी राजनीति को में अपनी दिलचस्पी को लगातार बनाए रखा है, तो कुछ ऐसे मौकों पर ऐसी किताबों के जरिए जब सच सामने आते हैं तो बतौर मतलब ये उन लोगों के लिए ज्यादा चिंता का विषय हो सकता है जिनको चुनाव लड़ना है, वो बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, कहाँ क्या बोलना क्या नहीं। बतौर पत्रकार, एक सजग पत्रकार के तौर पर किताब का यही तो यही सफलता है कि वो ईमानदारी से सारी चीजों को सामने रख दे, लोग पढ़ें, अंदाजा लगाएं, और संभव है, जरूरी है तो बहुत सारी अप्रिय बातें भी कह सके वो किताब। और वो काम ये किताब जहां जरूरी है वहां वो करती है। वो वाली घटना पर अगर आप थोड़ा सा आप रोशनी डालें कि कैसे नेहरू जी इतना नेहरू जी उस समय इतना प्रयास कर रहे थे, इसके बावजूद कांग्रेस को लेकर या कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर, क्योंकि अब हम इस जिस समय जो बात कर रहे हैं वो विजया राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं, हम उनके पतिदेव को इसमें से हटा देते क्योंकि उन्होंने हमेशा से राजनीति से अपने को दूर रखा। वो दूसरी तरह के शख्स थे जिनका एक लेविश लाइफ में जीने का में यकीन था, और वहां पर रहते थे, बॉम्बे में ज्यादा टाइम रहते थे, रेस कोर्स का उनको बहुत शौक था। उन्होंने समुद्र महल बनाया था समुद्र के किनारे, और ये कहा जाता था कि बॉम्बे की सबसे प्राइम प्रॉपर्टी एक टाइम पे वो थी। तो उनको हटा के हम देखें तो विजया राजे सिंधिया का अपना व्यक्तिगत रूप से बहुत असर है, और वहां पर उनके अंदर कांग्रेस की पूरी पॉलिटिक्स को लेकर या कांग्रेस को लेकर या नेहरू जी को लेकर एक तलखी है। और जब वो आती भी है, जितनी मान मनोवल करने के बाद राजनीति में 2 बार उन्होंने जो चुनाव लड़ा भी,
उसमें भी एक बेमन की बात है, एक जोर जबरदस्ती दिखती है, और फिर बाद में वो बहुत ही बुरे रूप में परिणत होती है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमें इस पर बताएं कि नेहरू जी को भी लेकर वो इतना उनका रवैया इतना तल्ख क्यों रहा? क्या कोई और राजनीतिक विकल्प उनके दिमाग में था? क्योंकि तब तक शायद हिंदू महासभा और उनसे कुछ चीजें उनको कुछ भरोसा मिल रहा हो, इसलिए उन्होंने इस तरह के तल्ख या ठंडापन या शुष्क रवैया था उनका कांग्रेस को लेकर। अतुल, देखिए, मैं बहुत बात की बात करता हूँ कि जब सीताराम केसरी नाम के जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, वो कई बार बातचीत में हमसे कहते थे कि अरे वो फूल छाप कांग्रेसी है। तो मुझे वो बड़ा प्रसंग दिलचस्प लगता था। वो कहते क्या क्या बोलते थे? वो कहते थे फूल, अरे वो तो फूल छाप कांग्रेसी है। अच्छा। तो फूल छाप कांग्रेसी मतलब भाजपा भाजपा पृष्ठभूमि का है और कांग्रेस में है। तो मुझे ये बात जो थी बड़ी दिलचस्प लगती थी, और मैंने उनसे कई बार, केसरी जी बहुत उनको मेरे प्रति बड़ा वो था, तो मुझसे काफी बातें करते थे। मैं उनसे पूछता था कि केसरी जी, जरा आप इसको विस्तार से बताइए, फूल छाप कांग्रेसी क्या होता है? तो वो बताते थे। केसरी जी कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जिसे हम कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ के बड़े अच्छे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट या जो भी गए मास्टर थे, और उन्होंने सब वही कहते थे कि देखिए क्या है कि देश का विभाजन हुआ, और उसके तो उसमें बड़े सधे हुए, मतलब पैंतरेबाजी हुई, और लोगों ने जो एक राजनीतिक सोच थी, वो सोच को जनता में ज्यादा सम्मान नहीं मिल पाया, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिल पाई। लेकिन उस सोच को, और उनका आरएसएस की तरफ इशारा था, उस सोच को उन्होंने राजनीतिक रूप से अलग अलग दलों में बसाया, उसको बढ़ाया, और ताकि वो जो एजेंडा है वो रहे। और इसलिए देखिए, अभी भी आरएसएस के लोग जो है वो यही कहते हैं कि वो किसी दल से नहीं जुड़े हुए हैं। भाजपा एक उसका चेहरा जरूर है, लेकिन भाजपा के अलावा भी उन्हें भाजपा के हार जीत से सरोकार नहीं है। जो एजेंडा है वो एजेंडा पूरा होना चाहिए। मुझे लगता है इसी रणनीति के तहत राजमाता ने कांग्रेस में रह करके नेहरू को बहुत, 62 की लड़ाई का भी उन्होंने बड़ी तलखी से जिक्र किया है। जी। जबकि दूसरे अकाउंट भी है कि नेहरू को, मतलब उस तरीके की चूक हुई थी, कोई उनका देश के प्रति जो उनका जो कमिटमेंट था, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती थी। लेकिन वो तमाम एक नैरेटिव बनाया गया, और उस नैरेटिव का जो है आज हम उसको सोशल मीडिया और दूसरे माध्यमों से देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को एक ऐसा दिखाया गया कि जैसे उन्होंने चाहे वो कश्मीर का मामला हो या चीन का हो, कि जैसे भारत के साथ एक तरीके का खिलवाड़ किया या धोखा किया। स्थिति बिल्कुल अलग थी, उसमें हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ वो सब रणनीति के तहत जो है काम होता है, और कांग्रेस में रह करके भी कांग्रेस को कमजोर किया जाता है। और राजमाता ने बहुत ही एक ग्रेजुअल अपना चेंज किया। 1960 के जो जीवाजी राव जॉर्ज सिंधिया थे, उनका निधन हो जाता है, और 62 के चुनाव में फिर वो कांग्रेस से नेहरू जमाने में जिंदा थे, फिर नेहरू उनको बाध्य करते हैं चुनाव लड़ने के लिए। लाल बहादुर शास्त्री की भी उसमें बड़ी भूमिका थी। तो ये ना, आज भाजपा लाल बहादुर शास्त्री को अपना मानती है और नेहरू जी को पराया मानती है, लेकिन वहां जो मामला था उसमें सब मिले हुए थे। नेहरू जी ने लाल बहादुर शास्त्री से कहा था कि इनको मनाओ और इनको बताओ कि इनको क्या काम करना है, और उसमें कैलाश नाथ काटजू साहब, जो बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, वो भी शामिल थे। तो तमाम उधर भी रणनीति चलती थी, राजनीति चलती थी। और राजमाता ने फिर क्या करा कि धीरे से खिसक के स्वतंत्र पार्टी में आ गई, और 1967 में वो लोकसभा की भी सदस्य रही और विधानसभा की। एक स्वतंत्र पार्टी से लड़ी, और दूसरा भारतीय जनसंघ से, दो नाव में सवारी कर रही थी। जनसंघ को उन्होंने बड़ा पाला पोसा, इसीलिए जो राजमाता आज भी जो इतना, और मुझे लगता है ज्योतिरादित्य को भाजपा में लेना और मान सम्मान देने के पीछे भी कहीं ना कहीं, जो हम संघ परिवार की बात करते हैं, उनकी मंशा यही होगी कि राजमाता ने बहुत कुछ किया। राजमाता ने अपना पूरा, मतलब खजाना एक तरीके से लुटा दिया। मैंने किताब में आगे जिक्र किया है कि माधवराव को उनसे जो बाद में लड़ाई झगड़ा हुआ परिवार में, माँ बेटे में, उसकी बड़ी वजह जो थी ये पैसा था। और माधवराव सिंधिया को लगता था, जो राजमाता सिंधिया के उत्तराधिकारी थे, उन्हें लगता था कि राजमाता सब पैसे लुटा रही है, और सिर्फ, मतलब राजनीति पे, अपनी राजनीति पे नहीं, बल्कि पूरे संघ परिवार की राजनीति पे। तो वो तमाम चीजें जो थी, जिसमें मतलब राजमाता ने बहुत बीज भी बोए। भाजपा की वो संस्थापक रही, फाउंडर मेंबर रही, उपाध्यक्ष रही। दिलचस्प बात अतुल ये रही, और मेरा जिज्ञासा भी है, कि ना तो वो कभी केंद्रीय मंत्री बनी, ना राज्य की मुख्यमंत्री बनी, ना गवर्नर बनी, ना उपराष्ट्रपति बनी, ना राष्ट्रपति बनी।
तो वो एक उनका एक मिजाज था, महारानी जरूर थी, लेकिन और कहीं ना कहीं वो एक इंदिरा गांधी को अपना एक मतलब चैलेंजर समझती थी। नेहरू जी के प्रति उनके मन में जो तिरस्कार का भाव था, इंदिरा जी के आते आते वो दुगना हो गया। और इंदिरा गांधी को दुश्मनी जैसा उसने रूप ले लिया। जी जी बिल्कुल। और इंदिरा गांधी को भी लगा, जो उन्होंने रजवाड़ों के खिलाफ मुहिम चलाई, जो प्राइवेट प्रेसेस वगैरह बंद किए, वो एक उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये एक बड़ी एक तरीके की मतलब वो टाइटैनिक बैटल भी हो गई। तो यहाँ से हम उसी घटना पर आते हैं जहां से जिसका जिक्र आपने किया कि इंदिरा जी को लेकर जब नेहरू जी का अवसान हो गया और 62 की लड़ाई हो गई, पाकिस्तान से लड़ाई हो गई, और फिर अब इंदिरा जी आई और इंदिरा जी का एक पूरा अपना ऑरा है वहां पर, और उनकी एक हेजिमनी का दौर आया जिसमें ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए कि उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। और जैसा आपने कहा कि राजमाता अपने को हमेशा इंदिरा के समकक्ष, उनके चैलेंजर के तौर पर देखती थी, तो एक तरह की रेवलरी चल रही थी जिसमें प्रिवी पर्स खत्म करना, क्या ये बड़ी वजह रही इन दोनों के बीच की जो रेवलरी थी या जो खटास थी, वो दुश्मनी में लगभग बदल गई? प्रिवी पर्स को खत्म करना और फिर इमरजेंसी में जो जेल में डालना, ये दोनों घटनाओं को थोड़ा सा अगर और एक्सप्लेन कर पाए आप हमारे सामने। जी बिल्कुल, ये मुझे लगता है कि तमाम जो आज जो नौजवान हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी की बात होगी। देखिए, राजे महाराजों ने भारत के उसमें विलय तो कर लिया, लेकिन उन्हें सुख सुविधाएं मिलती रही और वो मानसिक रूप से उन्होंने अपने आप को आम नहीं समझते थे, वो खास समझते थे। और इंदिरा गांधी को इस चीज का बड़ा मलाल था कि स्वतंत्र देश में जहाँ साधनों की कमी थी, जहाँ स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़कें बनाने की समस्या थी, वहां जो था, जैसे सिंधिया परिवार की बात करें तो 20 लाख रुपए सालाना इनको मिलता था। 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। आज अगर हम फिर उसको करें तो वो मतलब कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की बात आप माने, तो इस तरह की बात जो है वो इनको मिलती थी। और रजवाड़ों को ये लगता था कि ये क्या है, हमने तो इतना कुछ किया और हमें जो है ये मिलना चाहिए और ये हमें, ये हमारा एक राइट है। और उसको लेकर के इंदिरा गांधी ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि उस जमाने में आप जानते हैं कि ये बैंक बहुत कम थे, जो 14 बैंक थे, वो बैंक भी जो थे सब पूंजीवादियों के हाथ में थे। मतलब कोई आम आदमी, मतलब हमारा और आप जैसा आदमी भी ना अकाउंट खोल सकता था, ना कुछ कर सकता था। तो बैंक नेशनलाइजेशन इंदिरा गांधी ने किया। बड़े कदम थे, मतलब एक समाजवाद जो समाज में ना बराबरी थी उसको बराबर करने का प्रयास हुआ। उसको लेके सब बिल्कुल भड़क गए। राजमाता ने अपनी जीवनी में भी बहुत इसका विस्तार से जिक्र किया और बहुत कटु और कड़वी भाषा वो करी है कि हमें अगर 20 लाख रुपए मिलते थे तो कोई हमारे ऊपर एहसान कर रहा था, हमने इतने साल से ये करा। जबकि वो क्या करते थे भाई, आम आदमी का, किसान का तो लगान लेकर के उन्होंने टैक्स लेकर ही कर देते हैं। हाँ। संपत्ति बनाई। और वो बहुत ज्यादा उसको लेकर के एक तरीके का राजनीतिक टकराव रहा। राजमाता को लगा था कि वो इंदिरा गांधी क्या है, वो उनको चींटी की तरह मसल दे देगी। इस तरीके से जयपुर की महारानी थी गायत्री देवी, ये तमाम लोगों को, और इनको अपने बारे में बड़ा मुगलता था। लेकिन और इस तरह की चीजें कहना कि कांग्रेस देश की सुरक्षा का से खिलवाड़ कर रही है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मतलब तथ्यों से परे है। कांग्रेस ने ही, चाहे वो 48 का पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, 62 में चीन के साथ लोहा लेना हो, 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देना, इससे तमाम चीजें ये कांग्रेस के टाइम पे ही हुआ। ऐसा आज बताने की कोशिश की जाती है कि जैसे कांग्रेस का तो कोई उनका उसका एक तरीके बड़ा सॉफ्ट रहा। हाँ। सॉफ्ट नहीं रहा, उन्होंने पूरा जितना मतलब कर वो तो सकते। खैर पॉलिटिकल नैरेटिव था, और शायद राजमाता चूंकि जिस जिस पॉलिटिकल ग्रुप के साथ उनकी नजदीकियां थी उसको उस आइडियोलॉजी को वो प्रोपेगेट कर रही थी। मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दूं, ये किताब आपको पढ़नी चाहिए इस लिहाज से। आप देखिए और सोचिए कि वो दौर क्या था जिस दौर में आपके पास आपकी जीडीपी बहुत कम थी, बहुत ज्यादा संसाधन नहीं देश के पास थे। प्रिवी पर्स खत्म करना, ये काम वो नेता कर सकता था जिसमें आजादी की लड़ाई के बुरे दिन देखे थे, जिन लोगों ने जेलें काटी थी। और कुछ लोग ऐसे थे जो उस पूरे दौर में अपने ऐशो आराम के साथ विदेशों में बैठ के और अपना समय काट रहे थे। उनको आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। और ये मैं चाहूंगा कि इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आजादी के आंदोलन से कितने कट ऑफ ये लोग थे। राजे महाराजों की बात करिए, परिवारों की बात कीजिए, उस समय तो इंदिरा गांधी के अंदर जो उस चीज को लेकर अगर कोई कटुता थी शायद वो रही होगी। और क्या काम किया? 71 का जो वॉर है, भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, न्यूक्लियर टेस्ट करना, प्रीवी पर्स खत्म करना,
बैंकों का नेशनलाइजेशन, ये सब इतने बड़े काम थे कि जिसको करने के बाद इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के एकदम दूसरे एक मुकाम पर पहुंच गई थी। वहां से जो डिक्लाइन शुरू हुआ, और इमरजेंसी की बात अगर अब मैं चाहूंगा कि इमरजेंसी में जो टकराव राजमाता इनका विजया राजे सिंधिया और इंदिरा जी का हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर आज जो समूह है जो सत्ता में है वो इमरजेंसी को बहुत भुनाता है। इमरजेंसी बहुत बुरी चीज थी, और किसी भी देश में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में इमरजेंसी जैसी चीजों के लिए स्थान नहीं होना चाहिए। उसके लिए उस समय की सरकार और इंदिरा जी की जितनी भी वो की जाती है और निंदा की जाती है, वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन जो विजया राजे सिंधिया का स्टैंड था और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं हुई, उसमें जो टकराव बढ़ा, और जिसके बाद फिर हम देखते हैं कि उन्होंने स्थापना भी की भारतीय जनता पार्टी की, थोड़ा सा उन घटनाओं का भी जिक्र अगर आप करें। हालांकि ये सारी किताब में बातें हैं, फिर भी आप थोड़ा थोड़ा सा जानें, और ताकि फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। अतुल, मैं फिर आपको बधाई देना चाहूंगा, आपका अंदाज बयां बहुत अच्छा है और आपने किताब के जो भी मतलब मुझे लगता है कि जो हाइलाइट्स हैं उनको आपने बिल्कुल एक तरीके से आपके मन में सामने चल रहा है वृत्त चित्र के समान, और आप उसी से जो है ना सवाल पूछ रहे हैं। मैं आपसे बड़ा इस थैंक यू। प्रभावित हुआ हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, इमरजेंसी तो बिल्कुल सरासर 100% गलत थी, अनुचित थी, उसमें बहुत ज्यादा ज्यादतियां हुई। लेकिन इमरजेंसी को लेकर के राजमाता या हम सिंधिया परिवार की बात करें तो 2-3 बड़े दिलचस्प प्रसंग हैं। एक तो बात यह कि राजमाता देखिए दुविधा में थी, उन्हें उनके जैसे ही पकड़ धकड़ शुरू हुई राजनीतिक राजनेताओं की, तो माधवराव सिंधिया कलकत्ते में थे और वो वहां से नेपाल चले गए, नेपाल से वो फिर बाद में इंग्लैंड भी चले गए। जब नेपाल में थे उन्होंने वहां से दूत के जरिए संदेशा भेजा, क्योंकि राजमाता की एक जो बेटी है उनकी नेपाल में शादी हुई हुई है। तो माधवराव सिंधिया ने संदेशा भेजा कि राजमाता और जो वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे ये सब नेपाल चले जाए। और राजमाता जो है वो पुलिस की दिल्ली में यशोधरा राजे का जन्मदिन हो रहा था और पार्टी चल रही थी राजपुर रोड के ऊपर, और यहाँ पर एकदम से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि इमरजेंसी लगने वाली है। तो एकदम से पार्टी खत्म हो जाती है। वो 21वीं जन्मदिन था यशोधरा राजे सिंधिया का, और ये कार से वहां निकल जाते हैं, मतलब, और सुबह पुलिस आती है और पुलिस को कोई हाथ नहीं लगता, नेपाल की तरफ जाती है। आप दुविधा देखिए कि जो इंसान होता है या पुत्र मोह कहिए या जो भी, और वहां के ऊपर एक उसमें हमने किताब में एक बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है, हम सब जानते हैं, सरदार आंग्रे का। और सरदार आंग्रे जो जीवाजी राव के निधन के बाद में उनका राजनीतिक रूप से बहुत ज्यादा अमल दखल हो गया था सिंधिया। उनके बारे में भी अलग से बात करेंगे। जी हाँ, तो मैं सिर्फ सरसरी तौर से अभी वो कर रहा हूँ। उनके साथ वो गाड़ी में बैठ के और नेपाल समझिए वो 25-50 कदम, मतलब सामने बॉर्डर नजर आ रहा है। जो लोग उधर गोरखपुर और उधर जाते हैं कुशीनगर वगैरह, तो वहां पर बहुत आसानी से नेपाल बॉर्डर में जाया जा सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आज भी कोई दिक्कत नहीं है। और तब वो राजमाता को तरीके से एक वो करते हैं जो शास्त्रार्थ टाइप होता है, और उसमें वो कहते हैं कि आप छोड़ के कैसे जा सकती हैं और यहाँ इतना जुल्म हो रहा है, और जो तमाम चीजें उनके पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट्स जाती है। और राजमाता कहती है कि उन्हें अपने बेटे के पास में जाना है, और फिर वो नहीं जाती, वापस आ जाती है और फिर सरेंडर कर देती है। और उसके बाद उनको जो मध्य प्रदेश में एक पिकनिक स्पॉट है पंचमढ़ी, वहाँ एक अच्छे से गेस्ट हाउस में रखा जाता है। और इंदिरा गांधी को कोई बता देता है कि राजमाता तो वहाँ पंचमढ़ी में है, वो हिल स्टेशन पर। और इंदिरा गांधी को बड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि जेल होनी चाहिए। उसके बाद उनको तिहाड़ में भेजा जाता है। तिहाड़ में बड़ी सख्ती होती है, जो वहां के ऊपर, मतलब मैंने विस्तार से जिक्र किया है कि जिस किस्म का वहाँ टॉयलेट होता है, जिस कमरे में आप रह रहे हैं वही अंदर टॉयलेट भी है, और टॉयलेट क्या बस एक कैसे गड्ढा बना दिया जाता है। बहुत सख्ती होती है, और राजमाता बीमार भी पड़ती है, सांस की प्रॉब्लम होती है। और रजवाड़ों को जिन्होंने, जिसका आप अतुल बार बार जिक्र करते हैं, जिन्होंने कोई भी किसी किस्म का शारीरिक परिश्रम नहीं किया या कठिनाई नहीं फेस किया आर्थिक, उनके लिए जेल में रहना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ जो उषा राजे सिंधिया जो नेपाल में थी, उन्होंने वहां से नेपाल में डिप्लोमेटिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे इंदिरा गांधी को संदेशा भेजा। यहाँ वसुंधरा राजे मिलती है एक मंत्री से, जो एक दिलचस्प प्रसंग है। वसुंधरा राजे का कटु अनुभव है, जो महिलाओं को राजनीति में जो इस तरह का चैलेंजेस आते हैं उसको दर्शाता है। तमाम कोशिश होती है और फिर उनको पैरोल पे रिहा कर दिया जाता है। जेल में कम समय पे नहीं। देखिए जवाहरलाल नेहरू मतलब 3278 दिन जेल में रहे,
3000 में फिर से कहूंगा, बहुत हाँ, 9 साल से ज्यादा जेल में रहे। 9-10 साल के आसपास जेल में। और एक दिन के लिए पैरोल ले ली, एक दिन के लिए। माता जी का निधन हो जाता है, पिता गुजर जाते हैं, बहुत सारी चीजें, कोई पैरोल ले लिया। जब गांधी जी जेल में थे, जब कस्तूरबा जी का निधन होता है, गांधी जी जो है वो पैरोल पे नहीं छोड़ते, अपने आप को नहीं लेते हैं। और उसके बाद कस्तूरबा का, इसीलिए जो वहाँ आगा खां जो वहाँ के ऊपर वो है पुणे में, आगा खां पहले वहीं के ऊपर उनकी अंत्येष्टि होती है कि गांधी जी उसमें पड़े। लेकिन उसूलों से समझौता इन लोगों ने नहीं किया। माफ करिएगा, मैं थोड़ा भावुक हो गया। जी जी। तो मेरा कहने का मतलब ये तमाम अध्याय होते हैं और कहा ही जाता है। और उसमें क्योंकि मैं जया बहादुरी के पिता जो तरुण कुमार बहादुरी, जो एक लेखक और एक राजनीतिक संवाददाता थे, स्टेट्समैन के, उन्होंने लिखा है अपनी किताब, उस हवाले से मैंने लिखा है कि एक तरीके की मतलब वो होता है, कंप्रोमाइज होता है। और राजमाता कह देती है कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगी, तो इंदिरा गांधी के जो सहायक होते हैं, आर के धवन, जिनको हम लोग सब जानते हैं, वो उनमें मदद करते हैं। बाद में राजमाता ने अगर कोई ऐसा बात कही थी, जबानी कही थी, वो उस पर पलट जाती है। हमें इसको पूरा ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, इसीलिए मैंने तरुण कुमार बहादुरी की किताब का उल्लेख किया कि वो कहते हैं कि राजमाता ने ऐसा आश्वासन दिया था कि वो सक्रिय राजनीति में नहीं आएंगी। तो लेकिन फिर वो 80 में इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली से चुनाव लड़ती है और वहां जमानत जब्त हो जाती है। तो इंदिरा गांधी के साथ ये थोड़ा उनका ये पूरा प्रसंग चलता रहा, 6 माह का कहिए या जो भी। और उस बीच में बहुत बड़ी घटनाएं होती हैं, जो उसका आप शायद बाद में भी चर्चा करना चाहें, कि माधवराव जो नेपाल में थे वापस आ जाते हैं और वो 77 में कांग्रेस के समर्थन से चुनाव लड़ते हैं। तो माँ बेटे के बीच की वो जो राजनीतिक खाई थी, जिसका पैसे का भी मैंने जिक्र किया, वो बहुत गहरी हो जाती है। ठीक बात। तो चूंकि यहाँ पर सरदार आंगरे का जिक्र आया, जब 60-61 में निधन हो गया जीवाजी राव का, और वो एक तरह से परछाई बन जाते हैं विजयाराजे सिंधिया का। विजयाराजे सिंधिया से का उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव था, और उनके साथ एक चीज ये भी थी कि सरदार आंगरे कट्टर हिंदू महासभाई भी थे। तो वो जो प्रभाव था उसने उनकी राजनीति को शेप दिया एक तरह से। और उसका एक तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा उनके संबंधों के बारे में बताएं कि सरदार आंगरे का कितना जबरदस्त असर था उनके ऊपर, विजयराजे की सिंधिया के ऊपर। और साथ में वो जो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, उसने विजयराजे सिंधिया की पॉलिटिक्स को कितना सेप दिया, क्योंकि फिर हम देखते हैं कि सब कुछ वो उसी आधार, उसी विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़ता है। सरदार आंगरे एक बड़ा मुझे लगता है दिलचस्प किरदार रहे पूरे मामले में। देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ तमाम चीजें राजनीति में सलाहकारों पे सौंप दी मतलब दी जाती है, लेकिन उसमें देखिए कहीं अगर अकबर को अपने नौरत्न प्यारे थे, तो उसमें बादशाह अकबर का ही अपना विवेक था। इंदिरा गांधी को अगर धवन फतेहदार में भरोसा था, राजीव गांधी को वेस्टर्न जॉर्ज में भरोसा था, या बहुत से राजनीतिक, आज भी राहुल गांधी हो, कोई भी राजनेता होता है उसका कोई ना कोई एक सलाहकार होता है। प्रशांत किशोर की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वो चाहे ममता बनर्जी हो या जो भी राजनेता होता है, अगर वो प्रशांत किशोर के ऊपर इतना आश्रित है, इतना डिपेंडेंट है, तो उसके पीछे उसकी कहीं ना कहीं कंफर्ट लेवल होता है। और यहीं आकर के मैं सरदार आंगरे का, आपका जो मूल प्रश्न था उस पर आता हूँ कि सरदार आंगरे ने राजमाता के अकेलेपन का फायदा उठाया, क्योंकि माधवराव सिंधिया ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे, बेटियों की शादी हो गई थी, वो सब इधर उधर थी, या शादी जब नहीं हुई थी तो वो पढ़ रही थी, दक्षिण भारत में पढ़ रही थी पढ़ाई कराल में। तो तमाम उसमें, और राजमाता का कहीं ना कहीं, जैसे हमने जिक्र किया कि वो एंटी गांधी, एंटी नेहरू, एंटी कांग्रेस, और जिस आपने सरदार आंगरे का जिक्र किया कि वो हिंदू महासभा की पृष्ठभूमि से आए थे, घोर मतलब एंटी नेहरू वो थे। उन्होंने हर तरीके से जहां मौका मिलता था वो राजमाता के अंदर का उस चीज को उभारते थे, हाईलाइट करते थे, तर्क संगत बात करते थे, और बड़े मतलब चौकस थे, हर चीज का उन्हें ध्यान रहता था। तो उन्होंने, मैंने इसका भी जिक्र किया कि एक बार माधवराव सिंधिया ने अपने बाल सखा बालिंद्र शुक्ल से पूछा, और ये वीर सानी की किताब में भी इसका जिक्र है कि क्या राजमाता सचमुच, मतलब अब देखिए बेटा जो है अपनी माँ को लेकर के अपने दोस्त से पूछ रहा है कि क्या मेरी माँ को, क्या इन पे क्यों इतना विश्वास है। तो तमाम चीजें हैं अंग्रेजी अखबारों में या उस जमाने की मैगजीन में, बहुत सी और भी चीजों का वर्णन किया गया, जिसका जिक्र न मैंने किताब में किया है न यहाँ करना चाहूंगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें जिसको हम सब्सटेंशिएट नहीं कह सकते, जिसको हम गॉसिप के दायरे में आती है, उसको हम अलग रख रहे हैं। लेकिन राजमाता की
मतलब मानसिक राजनीतिक सोच पे उन्होंने बहुत ज्यादा असर डाला। बाकायदा पढ़ेंगे आप किताब में तो लंबे लंबे संवाद होते हैं बंद कमरे में, और जहाँ राजमाता कहती है, माधवराव कहते हैं कि आप जो है मुझ में या सरदार आंग्रे इनमें से एक को चुन लें, और राजमाता बिना पलक झपकाए कहती है कि आंग्रे तो कहीं नहीं जाएगा। मतलब देखिए बेटे को डिसोन कर दिया। मैंने एक और जिक्र किया है कि राजमाता का जन्मदिन होता है बंबई में, और माधवराव सिंधिया और उनकी पत्नी एक वहाँ एक अच्छा डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं, और राजमाता बहुत थोड़े समय के लिए आती है सरदार आंग्रे के साथ, और वो केक वेक काटने के बजाय वो उनसे कहती है माधवराव से कि चलो, और सीधे वकील के पास जाती है, और वकील के पास बंबई में कहती है कि पूरी जायदाद की तकसीम करो। और माधवराव से बहुत आहत होते हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि राज परिवार में इस तरह का बंटवारा हो। तो तमाम ऐसे बड़े दिलचस्प, दिल को छू लेने मार्मिक अध्याय हैं। मैंने कुछ जो उस जमाने में इंडिया टुडे में जो इंटरव्यू दिए थे, राजमाता सिर्फ माधवराव से नहीं नाराज होती, माधवराव की पत्नी से, जो उनको नेपाल से बड़ी प्यार मोहब्बत से, खुद नेपाल की थी, वो नेपाल से अपनी बहू भी लेके आती है, और बहू के ऊपर जो हमारे आज जो सास बहू के सीरियल में होता है, जिसमें मैंने इसमें लिखा भी हुआ है, ये सागा ऑफ पावर, पॉलिटिक्स एंड इंट्रीग। तो जो इंट्रीग पार्ट, जो साजिश वाला, उन्हें लगता है कि ये मेरी बहू ने मुझे मुझे अपनी बेटी से अलग कर दिया। तो एक मानवीय दृष्टिकोण से आप देखें, जैसे मैंने कहा साक्षी भाव से, तटस्थ होकर आप देखें, तो आपको लगेगा कि आज जो हमारे आसपास इर्द गिर्द, चाहे वो OTT के सीरियल्स में हो या निजी जीवन में हम देखते हैं, वो तमाम राज परिवार उससे अछूता नहीं रहता है। वो मानवीय गड़बड़, जो कमियां, खामियां, कमजोरियां थी, वो उनके अंदर थी। जी, तो धन जो है, मैं कोई आध्यात्मिक उससे बात नहीं कर रहा हूँ, कि धन जो है वो कोई इसकी गारंटी नहीं है कि आपको सुख, शांति और संतुष्टि मिलेगी। परेशानी का जरिया भी बन सकता है वो। तो ये जो सिंधिया राजघराने की कहानी है, उस कहानी का एक सबसे अहम हिस्सा है कि माँ और बेटे के बीच में बंटवारा, अलगाव और एक तलखी, और वो रिश्ता जो कि आखिर तक आते आते, किताब बताती है कि आखिर में आते आते दोनों के रिश्तों में, जब वो हॉस्पिटल में चली जाती हैं, हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं, तब वो आते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं उनके लिए, उनकी सेहतमंदी के लिए। वो रिश्ते वहां पर सही होने की तरफ बढ़ दिखते हैं, लेकिन जब तक दोनों अपने सक्रिय जीवन में रहे, उसके बाद वो रिश्ते कभी उतने मधुर नहीं हुए। लेकिन उन रिश्तों में भी एक मर्यादा रही कि सार्वजनिक रूप से कभी उन रिश्तों को लोगों दोनों ने प्रदर्शित नहीं किया कि हमारे रिश्ते इतने खराब हैं या हम अलग हैं। माधवराव सिंधिया ने कांग्रेस का रास्ता चुन लिया, राजीव गांधी के बहुत करीबी हो गए, सोनिया गांधी के बहुत करीबी हो गए। राजमाता विजया राजे सिंधिया ने अपने लिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य की भूमिका चुनी, और पूरे रास्ते। तो एक तो ये कि जो माँ बेटे के बीच में अलगाव, और उसके जड़ में एक बड़ी वजह सरदार आंग्रे भी थे, जिनका बहुत बड़ा प्रभाव था, ऐसा हम जितने स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है ऐसा हम कह सकते हैं। माँ और बेटे के बीच में ये जो विभाजन है, ये जो बंटवारा है, ये जो खाई है, इसका कोई एक स्पेसिफिक इंसिडेंट, इवेंट या कोई बिंदु है जिसको आप पकड़ पाए कि यहाँ से उन्होंने कह दिया कि अब तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं, फिर हम इसके आगे की चीजों का जिक्र करते हैं। अतुल, मोटे मोटे तौर पे 2-3 चीजें हम इसमें समझ सकते हैं। एक तो देखिए, हमारा जो जो पृष्ठभूमि होती है, जो हमारा, जिसे हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जिसे हमारा सामाजिक रूप से हम कैसे बढ़ते हैं। राजमाता नेपाल से आई थी, सागर जो मध्य प्रदेश में, वहां रही, साधारण परिवार में रही, उनको शुरू से ही मतलब अंग्रेजी तालीम उन्होंने हासिल की है, वो लखनऊ का IT कॉलेज में भी रही, लेकिन ईसाइयत से या जो दूसरे धर्म से, जो हम सर्व धर्म कहते हैं, इससे वो थोड़ा सा दूर रही, और उन्हें अपनी आस्था, अपनी परंपरा, अपने उसके इर्द गिर्द रही। माधवराव सिंधिया एक वेस्टर्नाइज्ड रहे, उनके पिता ने उनको उसी तरह से परवरिश करी, ऑक्सफोर्ड गए, एक बड़ा उनका एक लिबरल एटीट्यूड था। उन्होंने, ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कई बार इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा मैं मतलब ये भाजपा या जनसंघ की राजनीति में अपने आप को मिसफिट मानता हूँ। तो ये एक दोनों का जो हम, अगर हम पिन पिक्चर ड्रॉ करें, तो वो बहुत अलग थी। माधवराव पैसे को लेकर के बहुत सतर्क थे, उन्हें लगता था कि पैसा जो है फजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ और मैं किसी का हवाला देते हुए किसी प्रसंग में लिखा है कि सिंधिया के कुर्ते में जेब नहीं होती है। खर्च करते हैं। मुझे लगता है कि ये थोड़ा
मतलब वैसा तंज है जिसको हो सकता है ज्यादा सच्चाई ना हो। राजमाता थी कि पैसा लुटाने के ऊपर होती थी। तो मुझे लगता है एक मेंटल लेवल पे माँ बेटे का मतभेद सरदार आंगड़े को लेके हुआ, क्योंकि माधवराव को उनका अमल दखल पसंद नहीं था। एक आदमी जो मतलब अपना नहीं है, जिसे हम रिश्ता कहते हैं, सहयोगी के अलावा और कुछ नहीं है, वो कैसे तमाम फैसले लेता है, और उसकी माधवराव से या वसुंधरा राजे से या यशोधरा राजे से या उषा राजे से ज्यादा उसकी भूमिका होती है, उसका महत्व होता है। ये एक उनको बहुत खटकता रहता था। दूसरा फजूल खर्ची। तीसरा एक ये राजनीतिक रेकलेसनेस। माधवराव भी 71 में थोड़ा सा आवेश में आकर के जो प्राइवेट प्रोसेस था, तब भी वो चुनाव लड़े थे एक निर्दलीय से, और मतलब जनसंघ ने उन्हें समर्थन दिया था, तो वो जीत गए थे। लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया कि इंदिरा गांधी का क्या महत्व है। उन्होंने संजय गांधी और राजीव गांधी से दोस्ती गांठी, और उसमें वो, अगर मैंने किताब में आगे लिखा है कि अगर वो होते तो हो सकता है कि मनमोहन सिंह के रहते हुए या मनमोहन सिंह के बाद मतलब वो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी आते, क्योंकि उनका एक कंफर्ट लेवल बहुत था, और उनकी एक विजन भी था जो हमने रेलवेज में देखा, शताब्दी में देखा, एयर कंडीशन ट्रेन चलाने में देखा। वो सुलझे हुए इंसान थे, क्रिकेट में बहुत चीजों में वो थे, डेप्यूटी लीडर भी बनाया उनको हाउस का। अच्छे लीडर भी थे, चीजों का वो था, और विनोदी स्वभाव भी था। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो अपनी माँ से लेके, लेकिन माँ बेटे का खून का रिश्ता है। बिल्कुल। आते आते जिस आपने बीमारी का जिक्र किया, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जनवरी 2001 में राजमाता का निधन होता है, और सितंबर 2001 में मतलब विद इन 9 मंथ्स माधवराव भी गुजर जाते हैं। और मैंने इसमें जो कि दो बहनों का रखा, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे का, कि राजमाता के निधन के बाद उन्होंने कहा था कि मैं एक अच्छा भाई हूँगा, मैं तुम्हारे साथ जो भाई का जो रिश्ता होता है भाई बहन का, उसके साथ पूरा इंसाफ नहीं कर पाया हूँ, वो करूंगा। दुर्भाग्य से वो नहीं कर पाए। राजमाता के लिए वो दिल्ली के अपोलो अस्पताल में राजमाता भर्ती थी। तो वसुंधरा कहती है कि मतलब राजमाता की सेहत ठीक नहीं थी, वो मतलब एक तरीके से नींद बेहोशी की हालत में रहती है। माधवराव के कदमों की आहट से उनकी आंख खुल जाती है, आंखों से मतलब आंखों में चमक आ जाती है, हम्म। और मैंने शिकायत करती है, मतलब एक तरफा वार्तालाप होता है कि हम लोग यहाँ रहते हैं, आप हमें देख के इतनी प्रसन्न नहीं होती। भैया कहती नहीं, माधवराव को भैया आते हैं तो आप में बिल्कुल एक तरीके से जीवन आ जाता है, आप हो जाते हैं। माधवराव आते हैं, हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, और अ, एक संवाद होता है, बिना शब्द निशब्द संवाद होता है माँ बेटे में। और उनको बहुत ज्यादा एक तरीके से उनका जो क्योंकि बहुत, देखिए इसमें कटुता बहुत रही। और एक बार माधवराव सिंधिया ट्रेन से जा रहे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, मतलब एक जानलेवा हमले होते हैं, और माधवराव भी कोई कसर नहीं छोड़ते। 1984 का चुनाव होता है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो हम्म। चुनाव लड़ते हैं ग्वालियर से, और चुनाव हार जाते हैं। बहुत करारी उनके लिए हार होती है, और उसका राजमाता को बड़ा मलाल ही होता है कि वो राजमाता ने उसका एक तरीके से बयाना ले लिया था कि आप ग्वालियर आइए, मैं निकाल दूंगी। हाँ, और ये बड़ा वहाँ दिलचस्प है। ये पूरा जो उनका रिश्ता रहा, जिसमें उन्होंने सार्वजनिक रूप से एक शिष्टाचार बरता कि उस झगड़े को कभी सार्वजनिक या सतह पर नहीं आने दिया, अंदर की तल के अंदर ही रही। उसमें ये जो 84 का जो लोकसभा का चुनाव है, जिसको ग्वालियर में माधवराव सिंधिया और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लड़ा गया, वहां वो अपवाद है जहां पर ये लड़ाई सतह पर आई। और महल दो हिस्सों में बंटकर, महल या जो राजघराना है वो दो हिस्सों में बंटकर, एक हिस्सा अटल बिहारी वाजपेयी के साथ खड़ा था, दूसरा माधवराव सिंधिया वो चुनाव जीते। तो इस अपवाद के बारे में थोड़ा सा संक्षेप से बताएं, तो फिर हम वर्तमान की तरफ आना चाहेंगे। जी जी, वो बड़ा दिलचस्प एपिसोड रहा, क्योंकि माधवराव सबने ऐसा अंदाजा लगाया था। और उस जमाने में थोड़ी बहुत वो भी होती ना कि विरोधी के कैंप में भी आपका कोई विभीषण होता है, जैसे आपको फोन से पता चलता रहता है। तो पता चला कि माधवराव गुना पर्चा भरने जा रहे हैं, और वाजपेयी जी संतुष्ट हो गए। वाजपेयी जी को इस बात का अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, और वो वाजपेयी जी थे, उन्हें पता था कि वो जितने भी बड़े नेता हों या जनता में उनका, वो महाराज के सामने, मतलब माधवराव के सामने नहीं टिक पाएंगे। तो और वही हुआ, और माधवराव ने अंतिम समय में आकर के पर्चा भर दिया। और ये चीज राजमाता को बहुत ही ज्यादा एक तरीके का इंसल्ट लगा। उन्हें लगा कि उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से
माधवराव सिंधिया ने जो राजमाता को बेइज्जत कर दिया। उसकी मैं थोड़ी सी आपको 1 मिनट लेके पृष्ठभूमि बताऊंगा, क्योंकि जो आजाद हिंदुस्तान में जो ग्वालियर का राजघराना था उसने बड़े ही कुशलता से अपने आप को स्टैब्लिश कर दिया था। मतलब एक अपील जारी होती है महल से हर चुनाव में अभी भी, और वो अपील में होता है कि साहब महल के प्रत्याशी को आप वोट दीजिए। महल का प्रत्याशी कौन होगा? मान लीजिए जैसे अब तो ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे सब एक ही तरफ है, लेकिन आज से 5 साल पहले या 19 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से लड़े थे और वसुंधरा राजे जो थी, यशोधरा राजे जो थी वो भाजपा से लड़ी थी। तो वोटर को एक संकेत मतलब दिया जाता है कि आप एक जगह कांग्रेस को वोट दे दीजिए, एक जगह भाजपा को वोट दे दीजिए। तो ये एक होता, महल को वोट देने का क्या मतलब है? भाषण में कहते हैं ये लोग कि ग्वालियर की प्रजा, लोकतंत्र में प्रजा कहां से आ गई? लेकिन इस तरह के संवाद होते हैं और लोग उसको पसंद करते हैं। मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूँ। उस क्षेत्र में अगर वो कहें कि ग्वालियर की प्रजा, तो उसको लेकर के लोगों को कोई गुस्सा नहीं आता, हेटी नहीं होती। तो इस संदर्भ में मैं कहूँ कि वो उस पृष्ठभूमि में उनको लगा कि ये तो बना बनाया जो इतने सालों से एक अघोषित समझौता हुआ है कि भाई महल का प्रतिनिधि कहीं किसी भी राजनीतिक दल से लड़े, निर्दलीय लड़े, कांग्रेस से लड़े, भाजपा से लड़े, उसको जनता जो है वो सिर्फ राज परिवार का सदस्य समझ के वोट दे। तो वो एक जो समझौता था, उस समझौते को एक तरफा तौर से माधवराव ने तोड़ दिया, मतलब माँ का ख्याल नहीं रखा। इस चीज से राजमाता बहुत आहत थी। ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब कुछ समय के लिए माधवराव सक्रिय कांग्रेस से भी अलग हो गए। वो नरसिम्हा राव का दौर था और 96 का चुनाव फिर उन्होंने निर्दलीय लड़ा। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे, काफी महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी कांग्रेस में। पूरे नरसिम्हा राव की जो सरकार थी 5 साल 91 से लेकर 96, उसके बावजूद आखिर तक ऐसी ऐसी स्थितियां आई। मेरे ख्याल से जैन हवाला केस डायरी का मामला था जिसमें उनका भी नाम आया और उनको ये उसको आधार बनाकर इनको अलग कर दिया गया। वो घटना नरसिम्हा राव ने जिस तरह से इस्तेमाल किया उस घटना का, और फिर उस समय तमाम लोग अलग हुए थे, जीके मूपनार से लेके और तिवारी से लेकर अर्जुन सिंह से लेकर सिंधिया तक। लेकिन सिंधिया अकेले थे जिन्होंने निर्दलीय का रास्ता चुना। उन्होंने अपने रास्ते एक तरह से कांग्रेस के लिए खोले रखे। तो इस तरह का कमिटमेंट था उनका। ये अतुल देखिए, जो पीवी नरसिम्हा राव थे वो बड़े ही मतलब जो हिंदी में कहते हैं ना घुलने थे, और आज उनको बड़ा दार्शनिक और बड़ा आर्थिक सुधार का बड़ा माना जाता है कि वो मतलब छठे हुए बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पॉलिटिशियन अमंग पॉलिटिशियंस थे। उन्हें कहीं ना कहीं माधवराव से खतरा लगता था, क्योंकि माधवराव इस तरीके के मतलब नौजवान थे, उनकी विजन थी, उनको सोनिया गांधी का समर्थन, तो उन्हें खतरे का घंटी मानते थे। और उन्हें लगता था कि क्योंकि नरसिम्हा राव भी जब अपने युवा अवस्था में वो निजाम हैदराबाद के खिलाफ लड़े थे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि राजे महाराजों के दिल लग गए। तो वो उन्होंने उनको देखिए रेलवे मिनिस्टर बहुत बड़ा होता है, और माधवराव ने बहुत अच्छा काम किया था राजीव गांधी के नेतृत्व में। रेलवे मिनिस्टर आज देश में अगर कोई कहे कि सबसे अच्छा रेलवे मिनिस्टर कौन रहा, तो बहुत से लोग माधवराव को कहेंगे, उनका काम बोलता है, जैसे आज हम चुनाव की भाषा में कहें। और फिर नरसिम्हा राव के समय उन्हें सिविल एविएशन का प्रभार दे दिया जाता है, जो उसके मामले में 2 नंबर का या हल्का पोर्टफोलियो होता है। जैन हवाला केस आता है, वो किताब में मैं नहीं लिख पाया, लेकिन क्योंकि आपने इतना दिलचस्प संदर्भ छेड़ दिया तो मैं रोक नहीं पाऊंगा कि मैं जब माधवराव से मिला और मैंने जब जैन हवाला केस में, तो माधवराव का मुंह गुस्से से तमतमाया हुआ था, बहुत गुस्सा थे। 10 लाख रुपए की राशि जैन हवाला की डायरी में लिखी थी, और उन्होंने जो इशारा किया वो मैं इशारे के माध्यम से आपके सुनने देखने वालों को बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा जिस परिवार का हाथ ऐसे रहा, आज नरसिम्हा राव कह रहा है ये हो गया, मांगा था मैंने, बहुत तैश में थे। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार ने कभी किसी से लिया नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। हमारे पता नहीं कितने मठ मंदिरों में हमारी दान जाता है, हम ये करते हैं, कितने गरीबों को खाना खिलाते हैं, कितने हमने महल बनाए, अस्पताल बनाए, ये सब किया। और हमारे ऊपर इतना बड़ा आरोप तो बहुत ज्यादा नरसिम्हा राव ने जानबूझ के देखिए किया था कि इनको मतलब जड़ से मिटा दे। और जड़ से मिट तो बेचारे अडवाणी जी गए, क्योंकि वो अडवाणी जी भी हवाला उसमें आ गए। नहीं तो 96 के चुनाव में अटल जी के बजाय अडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री होते और पूरा इतिहास दूसरा हो जाता। तो मेरा मानना यह है कि नरसिम्हा राव के उसमें जो जाल में
सिर्फ नरसिम्हा राव और जिस आदमी ने किया, जो सीबीआई का जो डायरेक्टर था, उसका नाम जो था रामाराव, वो जाकर के बाद में टीडीपी में जाके वहाँ ट्रांसपोर्ट वो उसका जो सड़क निर्माण का मंत्री बन गया, विजय रामाराव। तो बड़े दिलचस्प चीजें रही वो पूरे काम में, लेकिन नरसिम्हा राव ने बिल्कुल माधवराव को मलियामेट करने की कोशिश की, और माधवराव उसके बावजूद जो थे, उन्होंने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाया और 2 साल वो मतलब 96 से 98 में रहे। और वो अगर मुझे लगता है यूनाइटेड फ्रंट में शामिल हो जाते और मंत्री बन जाते तो थोड़ा देवेगौड़ा और जो आई के गुजराल की सरकार थी उसमें थोड़ा दम आ जाता, वो नहीं हो पाया। और सीता जब वो कांग्रेस में वापस आए, ये भी किताब में नहीं लिखा है, मैं बताना चाहूंगा, तो सीताराम केसरी कांग्रेस अध्यक्ष पोर्टिको में खड़े हुए थे उनको रिसीव करने के लिए, गले लगाया, और जिसे फिर मैं कहता हूँ क्योंकि मैं प्रत्यक्ष वहां गवाह हूँ, चुम्मा भी लिया था उन्होंने। और माधवराव बड़े असहज हो गए थे केसरी जी के, उनका गाल पे इतना जोर बाआवाज बुलंद उन्होंने उनको प्यार किया था, तो बड़े अच्छा नहीं लगा था। बाद में आए थे तो वो अपना गाल भी साफ कर रहे थे। तो ये तमाम प्रसंग थे। माधवराव को वो झटका लगा था बहुत बड़ा नरसिम्हा राव के तहत। नरसिम्हा राव ने बहुत कांग्रेस के अंदर बहुत राजनीति की। सिर्फ मैं उनका जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद के प्रसंग का बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने कांग्रेस को या कांग्रेस जनों को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर मैं इसको थोड़ा सा, हालांकि ये संदर्भ से अलग हटकर चीज है, लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि एक आदमी जिसको बिल्ली के भाग से जिसके छीका टूटा हुआ था, उसको प्रधानमंत्री का पद मिला था, तो वो उसके अंदर की असुरक्षा को हम आप महसूस शायद नहीं कर सकते हैं। वो जितनी असुरक्षा, और चारों तरफ से जब आप बहुत विली, बहुत महत्वाकांक्षी लोगों से घिरे हों, तब आपके अंदर की जो असुरक्षा होती है वो भी बहुत सारे काम करवाती है। नरसिम्हा राव इस मामले में पॉलिटिशियन थे, और इस चीज को मैं कई घटनाओं से, आप अगर मैं नरेंद्र मोदी को देखूं तो जिस तरह से 14 में आने के बाद उन्होंने अपने अगल बगल आडवाणी जी से लेके और उन लोगों के साथ किया, उसको आप क्या कहेंगे? या फिर इंदिरा जी ने जो सिंडिकेट के साथ जब 69 में कब्जा किया, जब कांग्रेस आई बनाई और उनको, तो राजनीति में इस तरह की चीजें हम देखते हैं कि जब लोग अपने विपक्षियों को, अपने आसपास के जो चुनौती दे सकने वाले लोगों को मटियामीट करते हैं, तो ये कोई नरसिम्हा राव के लिए मेरे ख्याल से बहुत नई बात नहीं है, ये सब लोग करते आए हैं। जी अतुल, मैं सिर्फ इस प्रसंग में सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा। नरसिम्हा राव मुझे बड़े एक जिसे हम कहते हैं ना बंडल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, जो आप बातें कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, इंदिरा गांधी के बारे में, सब देखिए नेता तो राजनीति, लेकिन जो नरसिम्हा राव का व्यक्तित्व है वो मुझे उसमें विरोधाभास बहुत नजर आता है। देखिए इतने वो ज्ञाता थे, बहुत पढ़े लिखे काबिल आदमी थे, कहते हैं मतलब 1 दर्जन जबान जानते थे, लेकिन फिर जैसे कांग्रेस में कहा जाता था अपना मन एक भी भाषा में नहीं बना पाते थे, मतलब फैसला निर्णय नहीं ले पाते थे। और बहुत उन्हें आदल जी उन्हें बड़ा मजा आता था। वही मैं कह रहा हूँ कि उनका जो जैसे मनमोहन सिंह है, उनका भी जैसे एक व्यक्तित्व है, पढ़े लिखे विद्वान आदमी, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा मतलब लिए दिए रखा। नरसिम्हा राव का ये नहीं था। देखिए वो मैं आपको इस तमाम चीजें किससे कहानी हो गई, और आज जो किताबें आती हैं, बहुत बालू साहब की भी किताब है उन सब में, या सत्यापति की, विनय सत्यापति की भी किताब आई थी, उन सब चीजों का जिक्र नहीं है। और मैं इसीलिए आपके माध्यम से ये बातें बताना चाहता हूँ। देखिए सूटकेस में 1 करोड़ आता है या नहीं आता है? 1 करोड़ आ सकता था, 1 करोड़ आया था, वो अचार वाले ने किया। भाजपा ने, जो आज भाजपा नरसिम्हा राव को अपना अपनी ओर खींच रही है, अली बाबा 40 चोर की संज्ञा दी थी। हाँ, उन बहुत भ्रष्टाचार था। एक अंश जो था वो फर्टिलाइजर, जो खाद जो थी वो नहीं आई। गोल्ड स्टार का स्कैम हुआ था, फर्टिलाइजर जो तुर्की से आई थी उसका स्कैम हुआ था। और वो उन्हें कोई, मैंने क्योंकि मैंने वो पीरियड बहुत बखूबी कवर किया, उन्हें किसी चीज का कोई मतलब जिसे हम कहते हैं कोई, अब हम जैसे अमर सिंह है, अमर सिंह का नाम आता है तो एक छवि आती है, पेन पिक्चर आती है। नरसिम्हा राव को पेन पिक्चर नहीं आती, लेकिन कुछ मामलों में वो अमर सिंह से ज्यादा निपुण थे। ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। कभी इस पे आप चर्चा करें तो बहुत सी, मतलब इसके लिए कभी अलग से एक और सेशन भी हो सकता है, क्योंकि नरसिम्हा राव बतौर पॉलिटिशियन देश चल रही है। तो एक ऐसा नेता जो कि बहुत पोटेंशियल था, बहुत, वो, इसको मैं एक संदर्भ में रखना चाहता हूँ माधवराव सिंधिया को। सिंधिया राजघराने का तमाम जो मेल हुए और जो पुरुष हुए, महाराजा हुए जितने लोग,
सबके साथ एक चीज मैंने कहीं पढ़ा भी था, और ये एक तरह का एक अभिशप्त परिवार रहा है जिसके आयु बहुत कम रही है, 50 से 60 के बीच में ज्यादातर पुरुषों के देहांत हुए। मैं इस चीज को फिर से इस समय, मैं इस मतलब एक डिस्क्लेमर मजबूरन डाल रहा हूँ कि मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है और ऊपर वाला ऐसा कभी ना करे कि आगे से इस तरह की भी घटनाएं हों, परिस्थितियां बने, फिर भी अब तक हमने देखा माधवराव सिंधिया तक ज्यादातर लोगों के साथ ये, तो ये एक तरह का अभिशप्त रहा है परिवार। क्यों ऐसा है कि परिवार की मतलब जो पुरुष हैं उनकी वो दीर्घायु नहीं हुए? जी देखिए, ये सारी चीजें मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो समाज में कुछ एक तरीके की मतलब सोच। इसका जवाब आप नहीं दे सकते, लेकिन ये इस चीज को हम पैटर्न के तौर पर एनालाइज है। कर सकते लेकिन मैं ये बात बता सकता हूँ कि माधवराव बहुत खुश थे कि जब उसमें जैसे उनका उनको खुद ये खुद उसका जिक्र करते थे, इसीलिए मैं उसका जिक्र कर सकता हूँ कि जैसे उन्हें लगता था कि उन्हें अपने मतलब सिंधिया परिवार के बहुत से आ, लोगों ने, जो खासतौर से जो मतलब जिसे हम कहते हैं जो हेड ऑफ द फैमिली होता था, उसने दादा या नाना बनने का उसे सुख नहीं प्राप्त हुआ था। तो माधवराव को जब ये मिला तो वो बड़े खुश हुए थे, या अपने बेटे की शादी देखने का, क्योंकि माधवराव के पिताजी का निधन हो गया था जब माधवराव छोटे थे। माधवराव के दादा का निधन हो गया था जब जीवाजी राव छोटे थे। तो इस तरह की समस्याओं से ये परिवार जूझता आया था। तो उसका उन लोगों को एहसास था। जैसा आप कह रहे हैं कि बहुत से लोग बड़ी उसमें लंबी जिंदगी भी रही, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे ही कहा जाता है ना कि जैसे वो कहते हैं कोई मुख्यमंत्री जो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नोएडा नहीं आता, नोएडा हाँ आएगा तो हाँ, उसकी कुर्सी चली एक जाएगी। अंधविश्वास जिस तरह की चीजें। अंधविश्वास, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये सब चीजें वो हो जाती है। या प्रधानमंत्री जिनके नाम में आर आर वो होता है वही बनते हैं, बिना आर वाला जो है वो नहीं बनता। अब देखिए ये सब चीजें जो है ये टूटेंगी। ये तो सब कहने की बातें होती है। मुझे लगता है ना मुझे, ना अतुल जी को, ना कोई हमारे सुनने देखने या पढ़ने वाले को इन सारी चीजों पे अंधविश्वास में कोई भी ध्यान देती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं आखिरी उस पे आता हूं बस। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात, उन्होंने अपने पिताजी की उस विरासत को आगे बढ़ाया कांग्रेस में, और मेरे ख्याल से वो उस मुकाम पर थे। ये अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में, फिर भी वो मिनिस्टर तो थे ही जब तक यूपीए की सरकार रही। वो उस मुकाम मुकाम पर थे जहां पर उनके लिए एक बड़ी भूमिका हो सकती थी, फिर भी उन्होंने एक दांव दूसरा खेला है। और कहा जा रहा है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि ये घर वापसी हो गई उनकी। तो उनके पिताजी ने तो कभी उस राजनीति से तारुफ नहीं रखा था, साबका नहीं रखा था, लेकिन दादी जी की राजनीति और जो उनकी बुआ लोग हैं, बहनें जो थी माधवराव सिंधिया की, उनकी राजनीति उस तरफ थी, वहां पर ये चले गए। तो अब बतौर राजनीतिक जो विश्लेषक, आप इस कदम को कैसे देखते हैं? ये एक बहुत तात्कालिक और बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं कि छोटे फायदों को देखकर उठाया गया कदम है कि अभी कुछ फायदे उठा लिए जाए, मिनिस्टर बन जाएंगे, कुछ और लोगों को विधायक बनवा लेंगे अपना एक, या फिर भाजपा की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए वास्तव में कोई बड़ी चीज इंतजार कर रही है? ये देखिए, इस प्रश्न के कई सारे जवाब हैं। एक पहली और बुनियादी बात ये समझनी चाहिए कि जो भी आदमी, जो स्टैब्लिश आदमी आता है, मतलब जिसे हम कहते हैं व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल, उसको राजनीति में वो थोड़ा सा आतुर रहता है, थोड़ा अपनी पोजीशन को लेके, अपने पद को लेकर के वो बहुत सतर्क रहता है, या उसको उसमें कोई वो चांस नहीं लेना चाहता, इंतजार नहीं करना चाहता। आप स्मरण करें कि जब राजीव गांधी राजनीति में आए तो बहुत से उनके साथ, चाहे वो अरुण नेहरू हो, अरुण सिंह हो, अमिताभ बच्चन, ये तमाम लोग शामिल है। और जितनी जल्दी आए और जितनी तेजी से बढ़े, उतनी जल्दी वो सब लोग छोड़ के चले गए। अमिताभ बच्चन के जाने से राजीव गांधी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो उपचुनाव नहीं होता इलाहाबाद का, तो जो आदमी 400 सीटें लाके जीत चुका था, उसका एक जिसे बंद मुट्ठी वो खुलती नहीं कि वो चुनाव हार भी सकता है। और विश्वनाथ प्रताप सिंह के वो उपचुनाव जीतने से राजीव गांधी की वो राजनीतिक मतलब एक तरीके से कलई खुल गई। तो इस मामले में बड़ा उसको महत्वपूर्ण मानता हूँ। मुझे लगता है वही समस्या ये भी, क्योंकि राहुल गांधी का जो एक माइंडसेट है वो सत्ता को लेके मतलब सत्ता लोलित नहीं है, उन्हें पद की लालसा नहीं है, क्योंकि उनकी दादी प्रधानमंत्री रह चुकी है, उनके ग्रैंडफादर प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पिता प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी माता जो है प्रधानमंत्री नहीं, लेकिन वो 21 साल मतलब कांग्रेस का नेतृत्व कर रही है। तो उन्हें उस तरह से जल्दबाजी या कुछ प्रूव नहीं करना है। और मुझे लगता है राहुल गांधी ने यही आकलन किया
सबके बारे में, सिर्फ न सिर्फ ज्योतिरादित्य और जितिन प्रसाद और सचिन पायलट और मिलिंद देवरा, जितने भी उनके आरपीएन, ये सब लोग भी इसी सोच के हैं, जबकि वो सोच नहीं है। ये लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके, जैसे ज्योतिरादित्य बैंकर थे, बाकी लोगों का भी अपना अपना एक प्रोफेशनल लाइफ थी, वो सब छोड़ के सत्ता में आए और चुनाव जीते। और एकदम से उन्हें लगा कि, खासतौर से मैं ज्योतिरादित्य की बात करूं, 19 का लोकसभा चुनाव वो हारे गुना से, जो जहाँ से सिंधिया परिवार का सदस्य कभी नहीं हारा था। उन्हें नहीं लगा कि नरेंद्र मोदी की वजह से हारे, उन्हें लगा कि वो राहुल गांधी की वजह से हार गए। राहुल गांधी कमजोर थे कहीं ना कहीं। देखिए, सिंधिया, ज्योतिरादित्य और राहुल गांधी 4 साल की उम्र से, मतलब होश संभालने से एक दूसरे को जानते हैं, एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में गए, बहुत सा परिवार का घनिष्ठ संबंध रहे। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई रहती है, और जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहां जरा सी बात के ऊपर भी संबंध बहुत टूट जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि वो कमलनाथ या दिग्विजय सिंह जो उनके साथ मध्य प्रदेश में राजनीति कर रहे थे, उससे वो आहत थे। मुझे लगता है ज्योतिरादित्य का भावनात्मक निर्णय था। उन्हें लगा कि राहुल गांधी या तो जो उनको वादे किए थे उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, या करना नहीं चाहते हैं। दोनों स्थिति में उन्हें लगा कि अब उनका कांग्रेस में अब समय खत्म हो गया है। तो एक और दूसरी बात जो अतुल जी आपने कही, ऐसा बहुत कहा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इस समय देखें तो सिर्फ भाजपा में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी बहुत मेहनत करनी होगी। 1924 के बाद में हम इस नतीजे में पहुंच सकते हैं कि वो किस लेवल पे है। क्योंकि अभी देखिए आप, क्योंकि जो ये बिग टू की जो जोड़ी है, जैसे हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की, उसके बाद हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उसके बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, और इस तरह से और दूसरे जो लोग हैं, जैसे पीयूष गोयल हो या जो स्मृति ईरानी हो, इस तरह से 8-10 लोग जो हैं, जो अभी देश में हमें आगे जाते नजर आते हैं। और मैं वहाँ नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को नहीं जोड़ रहा हूँ, जो उम्र में कम लोग हैं, वो लोग जो है ऐसे 10 या 12 लोगों की अभी ऐसी पंक्ति है जिसको अभी ज्योतिरादित्य को भेजना है। और वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपनी राजनीति से, और वो अभी चुनाव भी नहीं जीते, उन्हें अपना एक चुनाव भी जो डायरेक्ट इलेक्शन है राज्यसभा की तरफ से, तो बहुत कठिन घड़ी है। मैंने एक तरफ इशारा किया है कि किताब में, कि कहीं ना कहीं मराठों में और सिंधिया परिवार में एक इस बात का मलाल है, उनके परिवार के इतिहासकारों में एक अनफिनिश्ड एजेंडा है। अनफिनिश्ड एजेंडा क्या है कि दिल्ली दरबार पे कई बार पास आते आते, और वो वाई चौहान और शरद पवार भी, अगर हम उनको मराठा क्षत्रप माने, वो भी वो सपना साकार नहीं कर पाए कि एक बार मतलब जय महाराष्ट्र, जय भारत, जय हिंद भी हो सके। लाल किले पर वो झंडा फहराने की फहराए, इसकी इच्छा, वो अनफिनिश्ड एजेंडा जो है सिंधिया के लिए, तो और 1700 मतलब 31 से ही वो शुरू हो जाता है। तो वो उसको साकारने में मुझे लगता है वो इस बात से इनकार करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं या उनके जो मानने वाले हैं, उनको एक जरूर ये उम्मीद है कि सिंधिया जी एक दिन वो सपना जरूर पूरा करेंगे। ठीक बात। मेरे ख्याल से काफी हमने बहुत सारे पहलुओं को कवर किया है इस इंटरव्यू के जरिए, इस किताब में, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें छूटी हुई हैं इसमें, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमने उसमें माधवराव सिंधिया की बहनों का या ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दो बुआ लोग हैं वो भी राजनीति में, उनका जिक्र नहीं किया है। और भी इसके अलावा, क्योंकि हम एक बहुत जो लैंडमार्क ईयर्स हैं, 84 है, 47 है, या इमरजेंसी का पीरियड है 75, उन्हीं पर हमने चीजों को फोकस रखा है। उस बीच में जो चीजें हैं वो भी बहुत दिलचस्प हैं, उस लिहाज से इस किताब को पढ़ना बहुत जरूरी है। द हाउस ऑफ सिंधियाज, कंटेम्प्रेरी इंडिया के लिए जिनकी दिलचस्पी है कि आजाद भारत के इतिहास में एक परिवार कैसे अपने को, एक सियासी परिवार, एक राजघराने से अपने को एक लोकतांत्रिक परिवार के रूप में कैसे ढाल पाया है। पढ़िए, समझिए, फिर कोई निर्णय लीजिए। हमसे बातचीत करने के लिए रशीद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अतुल, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। न्यूज लॉन्ड्री में तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर आपने इतने दिलचस्प अंदाज में प्रश्न पूछे और इतने प्रासंगिक बातें कही कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ वक्त का, और अभी मुझे लगा कि जैसे बहुत कुछ कहा जा सकता था। और सिर्फ मैं पाठकों से सिर्फ एक बात कहूंगा कि देखिए, ये एक मैंने एक
ईमानदारी से कोशिश की है कि तथ्यों को पेश किया जाए। बहुत सी इसमें किताब में कमियां हैं जो अतुल जी ने अपने बड़प्पन से उसका बयान नहीं किया, और कोई भी लेखक से सब चीजें, इतना 300 साल का समय एक 250 पन्ने में पेश नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हो सके तो ये किताब जरूर आप देखें और आपको ठीक लगेगी। अब तो उस पर थोड़ा अतुल जी की एक रिकमेंडेशन भी, क्या हम कह सकते हैं कि आप रिकमेंड कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने तो रिकमेंड कर ही दिया है इसको। बेसिकली मेरे ख्याल से मैंने इसको पिछले पॉडकास्ट में अपने रिकमेंड किया था, क्योंकि इस तरह की चीजें जो मुझे थोड़ा एंथ्रोपोलॉजिकल तरीके से जो चीजें समझाती हैं कि क्या था और वहां पर आज से 300 साल पहले, 100 साल पहले, वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। तो इसलिए मैंने पढ़ते शुरुआत में, तो पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने इसको अपने जो हमारे श्रोता हैं उनको रिकमेंड किया था न्यूज लॉन्ड्री के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।